अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, पीर का दिन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दफ्तर जाते हुए मुंह उल्टे तवे की तरह होता है, लेकिन आज के दिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज मंडे है। आज आपके सामने हम बहुत अच्छी खबरें लाए हैं। बारिश आने वाली है, मजीद बारिश तो ऑलरेडी हो तो रही थी, शफात, लेकिन अब बारिश अच्छी खबर तो नहीं है सिंध वालों के लिए, ना ही लाहौर वालों के लिए। तो बारिश किन के लिए अच्छी खबर है? बस सिंध वालों को खैर इस वक्त तो एज वी स्पीक मीरपुर ख़ास वाले और सखर वाले बेचारे जो हैं वो तो बारिश में हैं ऑलरेडी। कराची में भी हवाएं मौजूद हैं, किसी भी टाइम बरस सकती हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज बारिश ज़रा देखभाल के बरसेगी, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवा के दबाव में शिद्दत आने वाली है। तो ज़रा आपके सामने मौसम का हाल भी रखेंगे, ज़रा डिटेल से बात करेंगे। बिल्कुल जी, और साथ में सियासी बयानबाजी की भी बरसात जारी है। वहाँ पे बादल भी बड़े गहरे छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो महकमा मौसमियात ने जो सिस्टम बताया वो तो खैर जुमेरात तक रहेगा, लेकिन जो दूसरा सियासी सिस्टम है बरसात का, वो तो शफात जारी रहेगा जी। और आज है 24 अगस्त, बड़े बड़े लोगों की सालगिरह है जनाब। तो आज एक बहुत बड़ी शख्सियत, मेरे ख्याल में जिसकी वजह से पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो खनकती हुई आवाज़ें हैं ना वो रिवाइव हो जाती हैं, और जिनकी वजह से हम म्यूज़िक में, मेरे ख्याल में एक मिलेनियल्स और जदीद नस्ल के मुश्तरक का फेवरेट सजाद अली साहब की आज बर्थडे है। उसके वाले से भी ज़रा बात करेंगे। तो क्या करने जा रहे हैं पहले? सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि टॉप स्टोरीज क्या हैं। जी, तो शो का आगाज करेंगे आम खबर से कि कराची समेत सिंध में बारिशों का मौजूदा स्पेल जो है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जुमेरात तक बढ़ने का इम्कान, और शहर कायद समेत सिंध भर में फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इस बार 40-50 नहीं बल्कि 150 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश होने की तवक्को की जा रही है। जी जनाब। और दूसरी जानिब जुमे और हफ्ते को होने वाली बारिशों के बायस कराची का नक्शा अभी तक बिगड़ा हुआ है। सुरजानी टाउन और यूसुफ गोट में तीसरे रोज़ भी घरों में पानी मौजूद है, और इसी तरह नुसरत गोट और बिस्मिल्लाह टाउन भी शदीद मुतासर हैं, जबकि मकीनों को कश्तियों के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ रहा है। ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में भी सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर और कीचड़ ही कीचड़ है। बारिश के पानी से शफीक मोड़ की मरकजी शाहराह डूब गई और गटर उबल पड़े, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे भी अब तक पानी में डूबा हुआ है, जबकि गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। घुटनों जो ना पानी है, गलियों का ये हाल है कि लोग जो ना नकले मकानी निकल के जा रहे हैं। लोगों के गैस भी बंद है, ना खाने को ना पीने को है। लोग कोई बीमार है, कोई कैसा है, कैसे दवा लेने जाए। यहाँ लोगों की डेथ हो गई है पानी में डूब के, बच्चे मर गए, घरों पूरे घर बह गए। यहाँ पर कोई सफाई सुथराई कोई इंतजामिया नहीं, यहाँ पर खाली दावा करें इंतजामिया, कोई इंतजामिया नहीं है। सारा पानी जमा है, गंदा पानी जमा है, और क्या नाम है इसका ना, टूट फूट का शिकार है। रोडें भी टूटी फूटी हैं। और मुश्किल की इस सूरत हाल में मेयर कराची वसीम अख्तर ने एक बार फिर कराची को सूबा बनाने का मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि आइन में इस हवाले से गुंजाइश मौजूद है, रेफरेंडम करवा लें कि अवाम क्या चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। डिवाइड सकते हो तो इस अवाम से रेफरेंडम ले लो ना। कराची का मसला कैसे हल होगा मेरे भाइयों? ऐसे आ जाओ ना, आइन में गुंजाइश मौजूद है। ये कराची है मेरे भाई, इस तरह से नहीं जाने देंगे। आपको शौक है पैसे का, अवाम के मसाइल हल करने का शौक नहीं है आपको। कराची में जो केएमसी को फंक्शंस दिए हैं उसमें वो महकमे अपने पास रख लिए जिसमें पैसे बनते हैं। कराची डिवाइड करके सिर्फ पैसे कमाने हैं। टोटल ही पॉलिटिकल डायरेक्शन में डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी बने, सारे महकमे मेयर के अंडर में हो, पुलिस अलग हो, मेयर के अंडर में हो, तो जाके यहाँ के मसाइल हल हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। गुज़श्ता रोज़ ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर कराची को लाड़काना से बदतर रखा हुआ है। जिसके पास कराची का पैसा और इख्तियार है वही इसकी तबाही का जिम्मेदार है। 12 साल से पीपल्स पार्टी के पास है, लोकल गवर्नमेंट और उसके अलावा कराची वाटर सीवरेज बोर्ड। पीपल्स पार्टी ने कराची को जानबूझकर लाड़काना से बदतर सूरत हाल कर दिया, इसलिए इनको यहाँ से वोट नहीं मिलता, यहाँ इनका स्टेक नहीं है। जिसके पास कराची का पैसा है, जिसके पास कराची का इख्तियार है, किसके पास कराची का पैसा और इख्तियार है? यानी जो शहर 250 अरब रुपए सालाना हुकूमत को दे रहा हो और उस शहर के लिए आप सिर्फ 3 अरब रुपए रखें,
तो कराची की आवाम को पता है कसूरवार कौन है। जितना प्रोपेगेंडा कर लें, कराची की आवाम जानती है कि 9 साल एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहे शहर पर। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात कराए, कराची को वोट जान के बनाया है। एक तरफ वोट बन रहे हैं, एक तरफ नालों पे तजावीज़ात हो रही है, रोकने वाला कोई नहीं है। और इस सूरत हाल में पीटीआई के रहनुमा रुकने सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान ये कहते हैं कि सूबे में फसाद की सबसे बड़ी जड़ पीपल्स पार्टी है, सिंध को चीफ जस्टिस ही ठीक कर सकते हैं। फसाद की जड़ है ना इस सूबे के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर सूबे सिंध को कोई ठीक कर सकता है, अगर कराची के कोई मसाइल हल कर सकता है, सिर्फ वो एक शख्स है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अहमद का मंजर क्यों बन जाता है जब यहाँ पे बारिश होती है? तो कभी मुराद अली शाह साहब ने अपनी नालायकियों का जवाब दिया है। एक कमेटी बनाने में कोई हमें बहुत मजा नहीं आ रहा है। हम ये समझते हैं कि इनके पास ऐसे कॉम्पिटेंट लोग ही नहीं है। ये नालायकों को टोला पावरफुल मेयर ना हो जब तक ये मेट्रोपॉलिटन सिटी ना बन जाए। मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन में जाना नहीं चाहिए, इसका बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि कराची के लोगों ने फैसला करना है बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने कौन सी सियासी जमात को वोट देना है। पीपल्स पार्टी देखिए प्लान कर रही है कि उसने किस तरीके से वापस इस शहर को बर्बाद करना है। सियासी जमातें उनको एक पेश पाना पड़ेगा, हमें सड़कों में निकलना पड़ेगा इनके खिलाफ, हमें इनको मजबूर करना पड़ेगा कि सिंध असेंबली में बिल जो है एक्सेप्ट करें। बिलावल जरदारी साहब की जो है स्टेटमेंट आ रही थी कि कराची शहर मेरा है, मैं कराची की तरक्की का जिम्मेदार हूँ। एक यूनियन काउंसिल बता दे मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं रिजाइन कर दूंगा अपनी पोजीशन से एमपीए से। ये वो भी नहीं दिखा सकते हैं। और जनाब इस सारे मामले में जब हमने एमकेएम का मौक़िफ़ शामिल किया, जब खुर्रमशेर जमान साहब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ शामिल किया, तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी लिया गया। जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान के बकौल कराची के मसाइल के ज़िम्मेदार वही हैं जो इक़्तिदार में रहे या अब भी बरसरे इक़्तिदार हैं। पीपल्स पार्टी कराची को सोने की चिड़िया समझती है जो यहाँ से सिर्फ खाना चाहती है। वही है जिनका इख्तिदार है। और जो कुछ भी कराची के साथ हो रहा है उस एक्ट के नतीजे में हो रहा है जो पहले 2012 में पेश किया, जिसको शतुल इबाद ने साइन किया। बाद में मजीद एक्ट आया और उसमें जितने इदारे थे वो सब पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिंधिया ली है कि मेयर पावरफुल होना चाहिए और कराची को एक मेगा सिटी और गवर्नमेंट का दर्जा मिलना चाहिए। जब एनएफसी अवार्ड की बात की जाती है तो पीएससी अवार्ड भी जुलाई 2010 से पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। वो तो किसी भी शहर को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं। कराची को तो खैर वो सोने की चिड़िया समझते हैं, सिर्फ खाना चाहते हैं, लगाना नहीं चाहते। ठीक है, 100% नहीं तो 90-80% पीपल्स पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऑनरशिप ना एमक्यूएम ले रही है ना पीटीआई ले रही है। मसलन क्या इलेक्ट्रिक में तीनों जमातों का इत्तेहाद है, उनको मराद देने पे तीनों जमातें एक हैं, उनसे इलेक्शन फंड लेने पे तीनों जमातें एक हैं, इसलिए ऑनरशिप नहीं है इस शहर की। अब ये कहते हैं कि हमने की ये कमेटी बनाई, भाई आपने नहीं बनाई, आपसे बनवाई गई है और आप अब जो है ना परफॉर्म करें। और इन तमाम तर स्टेटमेंट्स के जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ये कहते हैं कि कराची में नए ज़िले की मुखालफत करने वाले मुशर्रफ की 18 टाउन्स पर तारीफों के पुल बांधते थे, अब 7 ज़िले इनको क्यों अच्छे नहीं लग रहे? मुशर्रफ के 18 टाउन पे तो तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। जब कराची को 18 टुकड़ों में बांटा गया, अब 7 जिले क्यों नहीं अच्छे लग रहे? बात तो वही है। अगर बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है और दूर दराज इलाकों से तकलीफ हो रही है ऑफिसों में पहुंचने के लिए, अगर जिलों को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं तो फिर ये आवाम की सहूलत ही है ना। जनाब ये कन्फ्यूजन है। कराची के 18 टाउन्स अच्छे हैं, कराची के 7 ज़िले अच्छे हैं। मेरे ख्याल में जितने बंदोबस्ती, जितने इंतज़ामी वो तकसीम करते हैं उस पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अनटिल वो डिलीवर करे। डिलीवरेंस कहाँ है? अगर ज़िला मलीर बना तो उससे वहाँ मलीर वालों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा, या अगर इसको बाइफिकेट किया गया तो अब देखते हैं कि किमाड़ी के रहने वालों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल शफात। तो अगर वहाँ की सिर्फ हम सड़कें ही देख लें, चाहे बारिश हो या ना हो, तो वहाँ की सड़कों का हो चुका है बुरा हाल। और जब बारिश होती है तो आप खुद सोचें वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। और उसके अलावा पूरे कराची में देख लें, मतलब नालों की सफाई भी की गई। पहले जो बारिश हुई थी उससे शायद सोचा था कि काफ़ी कुछ सीखेगी सिंध गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद जब फ्राइडे की बारिश हुई है तो उसमें भी किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है, लोगों की गाड़ियाँ बह गई हैं। भाई इतना पानी था। जब सिंध गवर्नमेंट से बात की जाती है वो कहते हैं कि हमारा यहाँ तक इख्तियार है, यहाँ नहीं। जब केएमसी से बात की जाती है वो कहते हैं हमारा यहाँ तक इख्तियार है, यहाँ नहीं है। ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, दोनों मफादात टकराते हैं और इसी वजह से ख़वातीन हज़रात वज़ीर आज़म इमरान खान ने NDMA को हिदायत जारी की हैं कि जिनकी जानिब से अब ज़िला वस्ती कराची के अहम नालों की सफाई के बाद तजावज़ात का भी खात्मा किया जाएगा। गुजर नाले की सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाउद्दीन, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त गुजर नाले की?
जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त गुजर नाले पर मौजूद हूँ। ये गुजर नाला वो हुआ करता था, यहाँ ये मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। ये गुजर नाले के तमाम टनों कचरा यहाँ पर मौजूद था, जो पानी की निकासी नहीं हो सकती थी। बारिशों की वजह से पूरा इलाका डूब जाता था, लेकिन इसका नोटिस लिया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। NDMA को हिदायत जारी की गई थी और FWO ने हंगामी बुनियादों पर नालों की सफाई का काम शुरू किया था। गुजर नाले से काम शुरू किया गया था। ये कैफ़े प्याला के पास गुजर नाला मौजूद है कि यहाँ से टनों कचरा निकाला गया। FWO की जानिब से 40,000 टन से ज़ायद कचरा साफ़ किया गया और उसे ठिकाने लगाया गया। तो इस तरह से ये नाले साफ़ किए गए। तो अब जब सेकंड फेज़ शुरू किया जा रहा है आज से, जिसमें प्लानिंग भी कर ली गई है। मेन जो बड़ा मसला है, नालों के ऊपर तजावीज़ात जो कायम है, तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। गुजर नाले शामिल हैं, इसमें मलीर नदी और लहरी नदी शामिल है। यहाँ से तजावीज़ात का ख़ात्मा किया जाएगा। ज़िले सतह पर डिस्ट्रिक्ट की टीमें यहाँ पर मौजूद होंगी, FWO की टीमें मौजूद होंगी। तो इस तरह से ये सेकेंड फेज़ शुरू किया जा रहा है कि जो मेन बहुत बड़ा मसला है कि नालों के जो अतराफ़ में तजावीज़ात कायम हैं, उनका ख़ात्मा किया जाएगा। उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। गुज़श्ता दिनों जो बारिशें हुई, जो मेन मसला हुआ वो छोटे नाले, क्योंकि उनकी सफाई नहीं हुई थी। उसके सफाई का काम बल्दियाती इदारों का काम था, DMC का काम था। नालों की सफाई का, छोटे नालों की, वो तो नहीं किया था। चूँकि FWO की जानिब से ये नाले साफ़ किए गए, बिल्कुल रवां। देखें, ये नाला बिल्कुल क्लियर है। ये बड़े नाले को क्लियर कर दिया गया है। तो अब सेकंड फेज में जो है वो तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है जो कि शुरू हो रहा है। जी, और इस वक्त करंटली बारिशों के बाद कराची शहर की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कराची में बारिश के बाद अब तक जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से क्या कुछ खातिर खा इक़दाम किए गए हैं, और करंटली इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें जी, जब से पहला बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और अब ये दूसरा सिलसिला था जो कि कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन से चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आई है यहाँ के पानी की निकासी के निज़ाम में। और पूरा सिंध गवर्नमेंट ने इसको मतलब बहुत ही प्रायोरिटी पे लिया। और वज़ीर आला ख़ुद, वज़रा हमारे और बाकी लोग MPAs जो भी MNAs हैं, उन सब के सब उस वक्त रोडों पे थे। और ये पानी आप देखें कि नेक्स्ट डे पानी बिल्कुल था ही नहीं वहाँ इलाकों में। बहुत से इलाकों में मासवा चंद इलाके हैं जो ड्रेनेज की वजह से कहाँ इशू है, तो उसको भी उसका नोटिस ले लिया गया है और उसको मतलब बहुत बेहतरी इंशाल्लाह जल्दी लाई जाएगी। और मुस्तकिल बुनियादों पर उसको हल करने की भी अपने मशावरत और उस पर मीटिंग हो रही हैं। और इस दफ़ा इसलिए भी ज़्यादा बेहतर हुआ कि मतलब सब उस पर सबका नोटिस था, पूरी सिंध हुकूमत उस अलर्ट थी। और नाले भी अभी जो पिछले दिनों NDMA ने और सिंध गवर्नमेंट ने साफ़ किए, उससे भी बेहतरी आई। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 188-190 मिलीमीटर की बारिश थी। तो थोड़ी देर पानी रुका और फिर उसके बाद ड्रेन आउट हो गया। तो इसका मकसद ये है कि बंदोबस्त अच्छा था, सही था, जिसकी वजह से पानी की निकासी हो गई और बेहतर हुई। शेख साहब, ये अभी फैसला होना बाकी है कि किन इलाकों में सीवेज की वजह से निकासी अब मुमकिन नहीं है और किन इलाकों में काम नहीं किया वहाँ की लोकल इंतज़ामिया ने, जिसकी वजह से वहाँ निकासी आपका मसला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर MKM कहती है कि जी आप अगर आप कराची में 6 ज़िले हैं, 7वां ज़िला बना रहे हैं, तो ये कराची तोड़ने की साजिश है, या कोई भी MKM कोई भी जो कराची का स्टेक रखती हुई सियासी जमातें हैं, उनका ये एक मौक़िफ़ सामने आता है। जब सिंध गवर्नमेंट की बात आती है और MKM कहती है कि जी आप यहाँ पे नया ज़िला, नया सूबा बनाएं, तो सिंध गवर्नमेंट उसकी मुखालफत करती है। तो दोनों पार्टीज तो एक ही नैरेटिव लिए हुए हैं, तो फिर इन दोनों में इत्तेफाक क्यों नहीं होता साथ मिलकर काम करने का? देखें जी, नया सूबा तो मतलब अभी सिंध को तोड़ने वाली बात करना बहुत जाती और नामुनासिब बात है। और इंशाल्लाह ये हो भी नहीं सकेगा, आईनी तौर पे मुमकिन भी नहीं है। और कराची एक पाकिस्तान का मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ दुनिया पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ बसते हैं, मिनी पाकिस्तान है। उसको सिंध से तोड़ के अलग करने वाली सोच रखने वाले लोग जो हैं वो मतलब यहाँ कोई लिसानियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मतलब वो मसाइल जो लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर हैं, वो किसी ज़माने में ख़राब थे, अब बेहतर भी आई है, तो उसको दोबारा से मतलब उन्हीं लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना इंशाल्लाह सिंध कभी टूट सकता है और ना ही कराची कभी अलग हो सकता है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। लेकिन हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि पानी खड़ा हो गया तो शहर निकाल दें। अब लाहौर में जो पानी खड़ा हो गया तो फिर लाहौर को पंजाब से अलग कर दें, ये किस तरह हो सकता है? ये सिर्फ उन लोगों की सोच है जो कि मतलब बहुत ही तंग जहन लोग हैं। मैं समझता हूँ कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह यहाँ के मसाइल को हल करने अच्छा में। शेख साहब मुझे ये बताइएगा, फेडरल गवर्नमेंट आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी जो इजलास हुआ है तो उसमें क्या कोई डिसाइड हुआ है? क्योंकि लोग तो अब ये जानना चाहते हैं कि जो सफाई का काम होना है, जो लोगों की खिदमत के हवाले से जो काम सोचा गया था, वो शुरू कब होगा? एक कमेटी जो है वफाक के साथ मिलकर बनाई गई है, जिसमें वफाक की वज़रा, वज़ीर आला सिंध सरबराही जिसकी करते हैं, और उसमें सूबाई वज़रा भी शामिल है। वो 6 चीज़ों पर फील्ड्स में, जिसमें पानी है, बिजली पानी है, सीवरेज है, ड्रेनेज का मसला है, और इसके अलावा नालों की सफाई है, और मतलब उसके साथ साथ जो शहर की सफाई के इशूज़ हैं, तकरीबन 6 इशूज़ पर मुश्तमिल चीज़ों को, डेवलपमेंट भी है इसमें। तो उनको बेहतरी लाने के लिए और उन स्कीमों में जो कि फेडरल गवर्नमेंट फेडरल फंडेड है और सूबे की तरफ से कोई मसाइल हैं तो उनको हल करने के लिए, और जो सूबाई स्कीमें हैं जिनमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी मैं समझता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि ये बेहतरी लाएगी। और उन तमाम चीज़ों को जो कि इस वक्त किसी न किसी वजह से तातुल का शिकार हैं, वो मंसूबे जो सिंध पूरे में और ख़ास तौर पे कराची में जो मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट के या सूबाई हुकूमत के इन वजूहात के बिना पर स्लो हैं या बंद हैं, तो उनको दोबारा शुरू करने में जल्दी कोशिश की जाएगी और उसमें कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा की जाएगी और इन तमाम मुशावरती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इसी हवाले से हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने सुना किस तरह से सिंध गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ दे रही है और वो कह रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं मुशावरती अमल को आगे बढ़ाएं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के मसाइल को हल करें। आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट संजीदा है इन मामलात के हल के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया शफात आपका, मदिया आपका। आप ज़िंदगी भर लोगों को खुश करते रहे शफात भाई, और कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपको खुश करने के लिए आए थे, आप हंसे ही नहीं। मैं तो समझता आप हंसेंगे। थोड़ी देर के लिए आप कहका लगाएंगे, बावाज़ बुलंद कहका लगाएंगे। आपके कहके हम भी सुनेंगे। इन लताइफ़ पर, इन छोटे छोटे चुटकुलों पर, इन शुज़रों पर, इन शगुफ़ों पर। ये तो वैसे भी वो शगुफ़े हैं जो बिन खिले मुरझा गए। इन शगुफ़ों का जिक्र क्या करना। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी आए हैं। पहले तो ये पीर पखाड़ो साहब के साथ थे, उसके बाद ये उससे पहले काफ लीग में थे, उससे पहले मुशर्रफ साहब के साथ थे। इनको और ये ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं इम्तियाज़ शेख साहब। इनको क्या पता हालात हैं क्या। बात असल में ये है कि यहाँ ना इख्तियारात की बात है। इख्तियार में एक चीज़ होती है, अलिफ खे निकाल दीजिए तो तैयार हो जाए आदमी। ये तैयार नहीं है। कोई भी कराची के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है। इख्तियारात की बात तो छोड़ दीजिए, इख्तियारात सबके पास है। लेकिन अगर ये कहना कि इख्तियार मिल जाए तो देखिए सूबा बन जाए। भाई जो सूबा पहले से मौजूद है, जिसमें सिंध को शामिल किया, जिसमें कराची को शामिल किया गया है। 2 अप्रैल का अखबार को उठा कर देख लें। जब 2 अप्रैल 1917 जब 1 यूनिट तोड़ा गया था, तो 1 यूनिट जब तोड़ा गया तो उस वक्त जो है वो बावलपुर को पंजाब में शामिल कर दिया गया, कराची को सिंध में दे दिया गया। तो मतलब ये तो एक सीधी सी बात है कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। लेकिन अब चले सूबा है, उस सूबे में कराची भी शामिल है। अगर कराची सूबे में शामिल है, अगर आप समझते हैं, तो जो मंगो पीर के मज़ार से जो मगरमच्छ बाहर निकल आए, और आपको ये पता नहीं है शायद, बहुत सारे मगरमच्छ, 4-5 मगरमच्छ वो भी बारिश से परेशान हो गए और वो भी बाहर निकल आए शहरी आबादी की तरफ। आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि मंगो पीर में जो वहाँ के कुछ बह गए हैं। वो जो तस्वीर आपने ट्वीट की थी वो मंगो पीर की नहीं थी, वो मैंने उसको बाद में ढूंढा, वो मंगो पीर थी। नहीं सर, मंगो पीर मैं खुद गया हूँ ना वहाँ, मैं खुद वहाँ देख कर आया हूँ। मैं कश्ती में बैठ के गया हूँ उधर। कश्ती में गया हूँ मैं उधर। पहले मैं गाड़ी में जाता था, कश्ती में गया हूँ। डॉक्टर साहब, बात की जाती है इख्तियारात की कमी है, इख्तियारात की कमी है, बात की जाती है। सब सिंध हुकूमत कह रही है, ज़िला इंतज़ामिया कह रही है, बल्दिया कह रही है कि जी इख्तियारात का क्लैश है, इख्तियारात का जो है ना वो टकराव हो रहा है। इख्तियारात तो है, वो इख्तियारात का क्लैश नहीं है। देखिए एक आदमी सिंध पर मुसल्लत है, वो जहनी मरीज़ है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है। उसका नाम मुराद अली शाह है और उसके ख़िलाफ़ मैं अभी आइनी पिटीशन दायर करने जा रहा हूँ। हो सकता है मैं आज अभी 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपको, आपके रिपोर्टर्स मुझे देखें कि सिंध हाई कोर्ट में मैं हूँ और वहाँ मैं आइनी पिटीशन दायर कर रहा हूँ। दायर करने का मकसद, देखिए इनको 18 टाउन या 7 ज़िलों की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसको समझने की कोशिश करें। मेरा हल्का
5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स पर मुश्तमिल है। 5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स का मतलब ये है कि इस हलके में 2 नशिस्तें होनी चाहिए कौमी असम्बली की, 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हों। इसका मतलब ये क्या कि नशिस्तें बढ़नी चाहिए। अगर आपको याद हो तो कराची की पहले 25 नशिस्तें हुआ करती थी जो 21 कर दी गई। अब ये जो ज़िला गरबी इन्होंने तकसीम किया है 2 हिस्सों में, यहाँ से पीपल्स पार्टी जीतती रही है। अब इन्होंने तकसीम करके दरहकीकत वहाँ पर नशिस्तें बढ़ाई हैं, कौमी की और सूबाई की, पीपल्स पार्टी की। इसी तरह इन्होंने कौंसल्स की नशिस्तें भी बढ़ाई हैं। अभी सूबाई हुकूमत जो ये फैसला कर रही है उसको ये पता है कि शहरी हुकूमत 28 अगस्त को ख़त्म होगी और अमलन 6 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। 28 अगस्त को उसका नोटिफिकेशन होगा, उसको इख्तियारात दिए जाएंगे 6 सितंबर तक। उससे पहले ये ज़िला कैसे बना सकते हैं? सही। ये शहरी हुकूमत को इत्मीनान में लिए बगैर, कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिए बगैर, आपने बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात की समहाउ, क्योंकि एकदम जो 7वां जिला जो ऐड किया गया और आगे पे देखेंगे दोबारा से बल्दियाती इलेक्शंस आएंगे, सो वी कैन समहाउ कनेक्ट द डॉट्स। लेकिन अभी जो कराची वाले हैं वो बेचारे परेशान है कि भाई क्या होगा, क्योंकि अब लोगों को भी समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्टली कराची का मसला है क्या। कराची का मसला यहाँ पर कचरा है, कराची का मसला यहाँ पे नालों में सफाई का है, कराची का मसला यहाँ पे सिविल सिस्टम है, कराची का मसला यहाँ पे बारिश है, कराची का मसला यहाँ पर नीयत का फुकदान है, बैड गवर्नेंस है, वसाइल नहीं है, इख्तियार नहीं है। एग्जैक्टली मसला क्या कराची में? नीयत का फुकदान, बैड गवर्नेंस, इख्तियार नहीं है, मसाइल नहीं है। जो आपने आखिर में अपने जुमलों का इख्तिताम किया चंद लफ्ज़ों से, वो है यहाँ पर नीयत का फुकदान है। अभी हमारे खुर्रमशेर जमान साहब फरमा रहे थे कि कराची को चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया जाए, वो फैसला करेंगे। कराची को चीफ जस्टिस के हवाले कर दें, ऐसा करें विफाक को फ़ौज के हवाले कर दें, उसके बाद जो बाकी बचे दीगर बटालियंस के हवाले कर दें, फिर कुछ और सिंध हाई कोर्ट के जज के हवाले कर दें। यानी आप लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, यानी सारा काम चीफ जस्टिस कर लें, आर्मी कर लें, आप इन लोगों के हवाले कर दिया जाए। हम खुद को लोग हमें मुंतखब करते हैं, हम हवाले कर देते हैं चीफ जस्टिस के और फ़ौज के। ये हमारा बैड सोल्यूशन फिर आपके पास क्या है डॉक्टर साहब? आपके पास सोल्यूशन क्या है? क्योंकि यहाँ पीपल्स पार्टी काम करती है तो पीटीआई खड़ी हो जाती है, पीटीआई कोई काम करती है तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों खड़ी हो जाती है। तो आपकी नज़र में फिर सोल्यूशन क्या है? मेरी नज़र में सोल्यूशन बहुत वाज़ेह है, बड़ा सीधा साधा है कि जब हालात बहुत अबतर हो जाए, सूरत हाल आपको कन्फ्यूजन की तरफ ले जाए, बहुत उलझे हुए आप हों और आपको कोई डोर का सेरा ना मिल रहा हो, तो सूरत हाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि सूबे को गवर्नर राज लगाकर, गवर्नर राज लगाने के बाद सूबे को गवर्नर के हवाले कर दिया जाए। जब तक गवर्नर राज सिंध में नहीं लगेगा, जब तक के तमाम ताकतों का मरकज़ और महवर सिंध का गवर्नर, वो गवर्नर जिसे वफाक अपॉइंट करेगा, वो गवर्नर नहीं होगा कि जो बहुत डंडा उठाकर सख्ती के साथ इन तमाम लोगों से निपटेगा कि जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, उस वक्त तक इसका कोई हल नहीं है। गवर्नर राज सिंध में हल है तमाम। इसको जरा मजीद ब्रेक डाउन करें। गवर्नर के अगर गवर्नर राज लगाया जाएगा तो गवर्नर के पास क्या इख्तियार होगा? गवर्नर क्या लोकल गवर्नमेंट्स कंट्रोल करेगा क्या? मतलब ऑब्वियसली लोकल नुमाइंदे तो उसको भी चाहिए होंगे ना, तो वो कैसे काम करेगा? गवर्नर सबसे पहले तो मुअत्तल कर देगा ये तमाम जो हुकूमत है, ज़ाहिर है उसके तमाम जो गुमाश्ते हैं उनके तो एक तो बयानात आपको नजर दिए आएंगे। दूसरी बात ये कि जब मुअत्तल होती है कोई चीज़ तो फिर वहाँ पर ये चेक किया जाता है कि इनके पास इख्तियार था, पैसा था, या ये लोग काम करना नहीं चाह रहे थे। अभी तो आप नहीं चेक कर सकते ना, अभी आप कैसे जाके सिंध की हुकूमत या बल्दिया की हुकूमत को जाके चेक कर सकते हैं? तब आपको पता चलेगा कि हज़ारों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हज़ारों मुलाजिम ऐसे हैं जो बहैसियत जेनेटर स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, जो सड़कों की सफाई कर सकते हैं, जिनको निकाला ही नहीं जा रहा सड़कों पे बाहर, कि जो बाहर निकल के नालियाँ साफ कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में भर्ती किए हुए। इसी तरह से सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो सेवरेज की लाइनें खोल सकते हैं, जो गटर में उतर सकते हैं। जब हम गटर में उतरे, मैं आपको बताता हूँ, हैदराबाद कॉलोनी, कराची में हैदराबाद कॉलोनी है, हल्का है 245, यहाँ हमने यहाँ पर सेवरेज की लाइनें डाली। उसके बाद दूसरे दिन फिर भर गया। जब अंदर जाके देखा तो मेन होलों में सीमेंट की बोरियां घुसड़ी हुई है और वो क्रश डाला हुआ है। ये कौन लोग हैं जो डाल के चले गए रात की तारीकी में? ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर तरक्याती काम हो। तो गवर्नर और कौन लोग होते हैं कौन लोग होते हैं जो ये नालों में तकिए भर देते हैं और नालों के अंदर रेत की और वो लोग होते जी सर, ये वो लोग होते हैं जिनका दावा होता है ये इलाका मेरा है, आमिर लियाकत ने सफाई कैसे करा दी, अब मैं इसको नाकाम करके दिखाऊंगा,
रात को इसमें बोरियां घुसेड़ दूंगा और सुबह इलाके के लोगों को कहूंगा देखो इसने सफाई नहीं कराई। ये वो लोग हैं, ये उन लोगों को कहा जाता है कि जो ये नहीं चाहते कि उसी इलाके में वो ये खुद, हालांकि ये खुद वहाँ के रिहायशी होते हैं अच्छा और डॉक्टर ये साहब, नहीं जैसे भी चाहते कि इस आपने बोला इलाके कि में हल तरक्कियात ये है हो। कि यहाँ पे गवर्नर राज हो जाना चाहिए, लेकिन साथ में बताएगा कि आप कितने होपफुल हैं। अभी तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जो कि ब्रिज का किरदार अदा करने जा रही है सूबाई हुकूमत में और फेडरल गवर्नमेंट में, सो आप उससे होपफुल नहीं हैं? आपको कौन सी नहीं लगता कोऑर्डिनेशन कमेटी? कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी? मैं जानता हूँ उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को, आप जानती है? आप कभी मिली है? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उनकी आपने? इजलास तो कभी हो रहे हैं आपने उसके? उनकी कोई गुफ्तगू सुनी है? जी मैंने कहा उसमें इजलास तो उसके हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई और एमकेएम कहाँ हो रहे हैं? या हमें ये भी नहीं पता कहाँ हो रहे हैं इजलास। ये क्या खुफिया इजलास कर रहे हैं लोग? क्या छुपके करते हैं? क्या बंकर के अंदर जाके करते हैं? कि बताते भी नहीं है लोगों को। और अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको कहते हैं राब्ता कमेटी, अगर राब्ता कमेटी ही बनानी थी तो शफात भाई फिर राब्ता कमेटी खत्म क्यों की थी? समझ तो गए होंगे आप। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आमिर लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और गवर्नर राज कर रहे हैं जी। कहते हैं जी कराची के मसाइल का हल गवर्नर राज में है। पता नहीं कैसे काम करेगा वो कह रहे हैं जी गवर्नर राज होगा तो पता चलेगा कि किस बंदे ने कितनी करप्शन की। अच्छा शिफात, हम जब कराची के मसाइल के वाले से बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली कराची का मसला है क्या, तो उसमें मैं एक पॉइंट स्किप कर दी। वो पॉइंट था लोड शेडिंग का, क्योंकि लोड शेडिंग का मसला भी हम देख रहे हैं कि इसने सर उठा लिया है और कराची के शहरियों के लिए लोड शेडिंग ने इनकी ज़िंदगी अजीरन बना के रख दी है। तकरीबन 6 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग तो रोज़ का हिस्सा है और कभी बारिश का बहाना बनाकर घंटों शहर तारीकी में डूबा रहता है, तो कभी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बिजली गायब रहती है और सुबह सुबह आपको मैसेज आ जाता है कि आज इतने से इतने बजे तक जो है ना वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को सेट करने के लिए, को फिक्स करने के लिए ना आपके यहाँ लाइट नहीं होगी। जी जनाब, और अब शहरी के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस हो गए। उनका भी यही कहना है कि जनाब हम क्या, हुकूमत भी के इलेक्ट्रिक के आगे बेबस है। ज़रा आवाम ने क्या कहा सुनते हैं। 10 घंटे चाहिए, कोई बोलने वाला नहीं है। ये तो रोज़ का काम है। आज के थोड़े पहले भी होती है 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट जा रही है, अब तो ज़्यादा ही जा रही है। जो हमारे हुक्काम है ना, उन्होंने करोड़ों रुपए के बिल चढ़ाए हुए हैं। जो तो 2.5 घंटे 3-3 घंटे 3 टाइम 2 टाइम हर इलाके के अंदर लोड शेडिंग चल रही है। के इलेक्ट्रिक ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी मईशत बर्बाद कर दी है कराची की। लोड शेडिंग चल रही है तो चलेगी, जाहिर सी बात है। यहाँ नाकिस कारकर्दगी है कई की, सबके सामने है और खुली हुई है। ये नहीं है किसी ढकी छुपी हो, तो ये तो चलेगी, चलती रहेगी। आवाम के हुकूमत करने से कुछ भी नहीं होगा, सब बेबस है क्या के आगे। जनाब ये मामला है, सब बेबस हैं जी के इलेक्ट्रिक के आगे। और के इलेक्ट्रिक जो है वो भी जो है ना वो मतलब आवाम को लोड शेडिंग दे रही है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक भी मुझे लगता है अपने आगे बेबस है। सब बेबस हैं एक दूसरे के आगे। खैर जी ये बात हम नहीं कह रही, ये आवाम ने कही है बात। तो अब ज़रा ये भी देख लें कि जो बारिशें हुई हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर जुमे को जो बारिश हुई है उसका पानी अभी तक कई इलाकों में मौजूद है, कई इलाकों में अभी तक पानी फंसा हुआ है। और जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए ARY आगे आया है। बिल्कुल जी, ARY न्यूज़ और इकरार हसन ने आगे बढ़ चढ़ के अवाम की खिदमत के लिए काम किया है। यूसुफ कोट में 80 के करीब ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया है और पानी में घिरे मकीनों ने नालों के पानी में डूब जाने वाले अपने घरों की तबाहाली पर टीम ARY को आगाह भी किया। यूसुफ कोट के मकीनों का कहना था कि कई घरों में बेटियों का जहेज पानी भर जाने की वजह से बर्बाद हो गया, खाने पीने का सामान बारिश की नज़र हो गया। टीम ARY ने इकरार हसन के हमरा कई फुट पानी में डूबे घरों में खुद जाके लोगों के घरों तक जाके राशन और तैयार खाना पहुंचाया। सफाई जिम्मेदारी है जनाब, सिर्फ हुकूमत की नहीं, हम सब की। और हम सब मिल के अगर अपने इलाकों को साफ़ करेंगे तो ओवरऑल पूरा शहर साफ़ नज़र आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सफाई करते हुए भी एक कार्रवाई डालते हैं। ये देखिए जी, इन्होंने अपनी गाड़ी की सफाई की है, लेकिन गाड़ी की सफाई के दौरान इन्होंने बल्कि सामने वाले कचरे के डब्बे की हाथ की सफाई की है। वो एक डब्बा मौजूद था, मतलब वो आए, कचरा गिराया। सीरियसली, मतलब ये आप चेक करें कि वो उन्होंने कहा अच्छा, जब देखा उनको टोकरी अच्छी लग गई, उन्होंने कहा चलो ये मेरे घर में तो वैसे भी टोकरी नहीं, तभी तो मैं बाहर कचरा फेंकने के लिए आया था। अपना कचरा तो फेंक दिया उन्होंने और बाद में पॉजिटिव साइड देखें ना स्टोरी की, उनको उन्होंने देखा कचरा पड़ा हुआ है, उसने वो कचरे की, उन्होंने कहा मैं कचरा साफ करूंगा इस डस्टबिन में से, मैं डस्टबिन खाली करूंगा और ये मैं डस्टबिन अपने घर लेके जाऊंगा और अपने घर का तमाम तर कचरा इस डस्टबिन में डालूंगा। ये देखिए क्या कौम है, शिफात जी, कचरा पलटाया और ये बंदा फरार। ये है गो ये है जनाब वेंट
एंड गॉन। मतलब हम भी चलते हैं शबाद ब्रेक की तरफ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं हमारे। जनाब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद आपके लिए एक और ख़बर है, वो ये कि जनाब बारिशों की वजह से एक बार फिर महंगाई होनी है। लेकिन उससे पहले एक आम खबर यहाँ शामिल करते चले जनाब। कराची को हथियारों से पाक करने के लिए एक मंसूबा तैयार हो गया है, जिसमें कराची पुलिस ने अहम नुकात पर मुश्तमिल सिफारिशात तैयार कर ली हैं। कराची में एपेक्स कमेटी का इजलास आज मुनक्किद किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर। बिल्कुल, देखिए शफात, कराची का जो सबसे अहम मसला है जिससे बराह रास्त जो आम आवाम है वो परेशान होती है, वो स्ट्रीट क्राइम और मंशियात फरोशी है। और एक सर्वे के मुताबिक ये भी बताया गया है कि मंशियात फरोश जो मंशियात के आदी अफराद होते हैं वही स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम करते हैं। तो आज एपेक्स कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद किया जाना है, जिसके अंदर एडिशनल IG कराची की जानिब से सिफारिशात तैयार की गई हैं, जो 3 से 4 नुकात है, जिसमें सबसे पहला मनसूबा कराची को एक मरतबा फिर डी वेपनाइज करने का मनसूबा तैयार किया गया है। और हमारे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक कराची के 4 बड़े अहम मकामात, जिनमें हब जो कि नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, इन 4 मकामात पर बड़े स्कैनर्स लगाए जाएंगे, जिनमें से गाड़ी गुजरेगी तो वो वेपन डिटेक्ट करेगी। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन से कोई भी शख्स निकलेगा कैंट स्टेशन से, तो वहाँ पर स्कैनर लगाने का मंसूबा बनाया गया है। जबकि कराची के 35 और दीगर अहम मकामात हैं जहाँ की मॉनिटरिंग इसी तरह डिटेक्टर्स के ज़रिए की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने ये भी सिफारिशात तैयार की हैं कि जो असला डीलर्स होते हैं वो कानूनी के साथ गैर कानूनी असला भी लेकर आते हैं, जो कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम पेशा अनासर ख़रीदते हैं, और उनका कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम पुलिस के पास नहीं, क्योंकि जो असला डीलर्स है ये डायरेक्ट होम डिपार्टमेंट के मातहत आते हैं। इसके अलावा जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनके बहाली सेंटर्स के लिए पुलिस ने 5 बहाली मराकज़ हैं, NGOs हैं, उनसे बात की है, जिनका ये कहना है कि वो उन तमाम ड्रग एडिक्ट्स को अपने पास रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध हुकूमत उनको जगह फराहम करे और उनको फैसिलिटेट करे, जिसके बाद वो उन तमाम मंशियात के आदी अफराद हैं उनको रखेंगे, ताकि वो जब वो ठीक हो जाएंगे तो स्ट्रीट क्राइम में ऐसे भी कमी आ सकती है। इसके अलावा कराची का एक और बड़ा मनसूबा था, जो ARY न्यूज़ ने खबर भी ब्रेक की थी, कैदियों की टैगिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के हवाले से। तो वो खबर जो हमने चलाई थी, तो हमें अब ये पता चला कि एडिशनल IG ने IG सिंध को ये मंसूबे की कॉपी भेजी थी, जिसके बाद IG सिंध ने सिंध हुकूमत को ये सिफारिश अरसाल कर दी है कि जितने भी कैदी जो बार बार एक ही जुर्म में गिरफ्तार होते हैं फिर जमानत पर बाहर आ जाते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की जाए, उनको टैग उनको कड़ा पहनाया जाए, ताकि उनके ऊपर हर वक्त नज़र रखी जा सके। सही, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह आपका कि आपने हमें तफसीलात से। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। महंगाई हमने एग्जैक्टली थोड़ी बहुत टीजर दिया था महंगाई के हवाले से, और ये एक ऐसा मसला है जो पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम इससे परेशान है। कुछ भी हालात हो, कोरोना आ जाए, पेट्रोल की कीमत बढ़े, पेट्रोल की कीमत कम हो, फिर पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ जाए, सब्जियों की कीमत और अशिया खरोनोश की जो कीमतें हैं हम कभी नहीं देखते कि वो नीचे आती है, बल्कि वो मज़ीद बढ़ते जाते हैं। और स्पेसिफिकली जो बारिशें में हुई हैं, तो बारिशों के बाद भी सब्ज, मसाला जात समेत तकरीबन तमाम सब्जियों की कीमतों में अब देखने में आया है इजाफा, और इजाफा होता ही चला जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि प्याज, टमाटर और अदरक की कीमत भी शफात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये तो ये वो चीज़ें जो कि आपकी हंडिया में डलनी हैं। टमाटर 50 से 60 रुपए फ़ी किलो महंगा हुआ है, जबकि अदरक 100 रुपए फ़ी किलो महंगा हुआ है। इस इजाफे के बाद अदरक अक्सर मकामात पे 550 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 85 रुपए फ़ी किलो, जबकि सब्ज़ धनिया 400 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। और शफात, आपको याद है देयर वाज अ टाइम बचपन में, कभी अपने अब्बा के साथ कभी आप कभी सब्जी लेने के लिए गए हो, तो होता ये था कि धनिया और मिर्ची तो आपको वैसे दे देते थे। वो ज़्यादा पुरानी बात ही वैसे, मतलब धनिया और मिर्ची होता हाँ, तो कुछ अर्सा पहले हाँ, मैं धनिया मिर्ची आपको वैसे डाल के जो सब्जियां ले रहे थे, हाँ, वो चुंगे में दे देते थे। एग्जैक्टली, चुंगे में। जनाब वो करेला, तोरी और शलजम वगैरह ये सब सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, और इन महंगी इसकी बज़ाहिर वजह ये बताई जा रही है कि मंडियों में पानी भर गया जी, और वो गाड़ियां जो है ना टिप के डिब्बों में से होती हुई आ रही हैं, तो इस वजह से उनको टेंशन हो रही है, और इस वजह से
जो है ना वो महंगाई हो रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर किसान फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट अलायंस चौधरी ज़हीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, ये क्यों महंगी हो रही हैं और ये क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी आपका। पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद। अगर आप इस तरह ही करते रहे तो इंशाल्लाह महंगाई नीचे जरूर आएगी। अल्लाह करे जी, हो जब तो कब से कर रहे हैं। इतनी आप तो 2 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप नीचे जरूर आ जाएंगे। अब बात यह है कि सब्जी और फ्रूट वाले प्योरली मुसलमान तो माशाल्लाह हमारे मुल्क में सब मुसलमान हैं, और लेकिन सब्जी फ्रूट वाले ये टोटल जो है ना ये अल्लाह के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सब्जी फ्रूट ऐसी आइटम है कि आपको पता है ये नाजुक जिन्स है। अब इन्होंने भाई ने कहा कि जी ये बारिश है और तूफान है इसकी वजह, ये बिल्कुल सही है। आप ये देखें कि पहले कोरोना था, कोरोना की वजह से पैदावार कम हो गई, लोग डर रहे थे। अब पैदावार जब ठीक हुई तो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कि इतनी बारिश हुई, इतना तूफान आया कि आपको पता है सिंध में, और ये जो टमाटर है ना, ये बलोचिस्तान का टमाटर बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया। और ये पानी का भी बहुत मसला है। अब ये हमारी हुकूमत जो है ना, बाज ये हुकूमत ही सब हुकूमत का यही इनका ये अफसर चाहिए ना, इनका कोई काम ही नहीं है सिवाय बैठ के मीटिंगों का। हकीकत ये है कि मंडियों में जो मंडी को जो वेस्टेज होती है, आपको पता है सब्जी फ्रूट की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, उसको डेली बेसिस पे अगर साफ ना करें तो पानी जब बारिश होती है ना तो सीवरेज सिस्टम खराब बंद हो जाता है। इसका आप यकीन करें, इसका महंगाई के ऊपर बड़ा, इसके ऊपर सब ये सारी दुनिया में होती है। कोल्ड स्टोरेज ना बड़ा जरा मतलब प्रॉपर सेटअप होता है, यहाँ कोल्ड स्टोरेज प्राइवेटाइज्ड है, सरकारी बहुत कम है। और ये हुकूमत, सॉरी ये हुकूमत का काम है ना। हमने तो इनको बोला है कि आप हुकूमत की लेवल पे स्टोरेज क्यों नहीं करते। अब स्टोरेज की हालत ये थी कि आलू जब इन्होंने स्टोर किया ना, आलू की प्रोडक्शन ही कम थी, लेकिन जब वो स्टोरेज इन्होंने करने दिया, इन्होंने कहा जी जखीरा अंदोजी। अब इनको ये पता नहीं कि जखीरा अंदोजी होती क्या है, जो गैर कानूनी काम हो उसको जखीरा अंदोजी कहते हैं। इन्होंने स्टोरेज माल चौधरी साहब स्टोरेज का मसला भी आ गया, लेकिन मुझे ये बताएं, मतलब हर चीज लिंक कर दी जाती है, पेट्रोल बढ़ गया, बारिश हो गई, कोरोना आ गया तो सब्जियों की कीमत बढ़ा दी जाती, मतलब कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं जिसके थ्रू हम कीमतें बढ़ाएं। टमाटर, अब देखें अभी बकरा ईद पे टमाटर की कीमत क्या थी, अदरक, लहसुन, प्याज, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो खजूर ही हो और रमजान में उसकी जरूरत हो। अब ये देखें, हमने खजूर की बात की है ना, आज से 1 महीना 1.5 महीने पहले खैरपुर की सक्खर की इतनी ज्यादा खजूर थी कि इस साल बहुत कम, बहुत सस्ती बिकती। लेकिन बात वही है कि इतनी बारिश हुई, आप सक्खर और खैरपुर में पता करें कि खजूर सारी खराब हो गई है। और मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूँ बार बार कि बलूचिस्तान में इतना तूफान, इतना बारिश हुई है, सब कुछ तबाह हुआ है। अब जब नई फसल जब लगेगी उसमें टाइम होगा, लेकिन ये बात इनकी भी सही है कि ऐसी बात नहीं है पेट्रोल हो ये हो, लेकिन रिटेलर के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ क्या हो सकता है, हम कब तक महंगी सब्जियां लेते रहेंगे? कि चेक एंड बैलेंस रखे हुकूमत को, अपनी कार का सच्चाई को अपनी कारकर्दगी। मैं ये मान रहा हूँ कि ये रिटेलर जो हैं ये 400 रुपए ये फेंक देते हैं, ये 400 रुपए किलो बेचते हैं। एक सवाल यहाँ पैदा होता है, आप खुद भी माशाल्लाह काश्तकार भी हैं, ट्रेडर भी हैं, मुझे ये बताइएगा कि सारी दुनिया में हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे दुबई की मिसाल लेने, कुछ कोई एक फसल नहीं होती लेकिन किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ ट्रेंड है, हर चीज़ की जो है वो प्रॉपर स्टोरेज है, हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ है। तो कोई ऐसे फार्मूलों पे हमारे काश्तकार भी काम कर रहे हैं कि ज़रा, मिसाल के तौर पर टमाटर पेरिशेबल आइटम है, हर वक्त चाहिए, तो उसकी ज़रा टिन जो है ना वो पैकिंग बना के उसको शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करवाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है। जो मिसाल के तौर पर टमाटर की या गार्लिक जिंजर पेस्ट की बात करूँ, बहुत कम अवेलेबल है। अब बात सुने, आपने ये सही बात की है कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, लेकिन मैकेनिज्म हमारे किसान गुर्बत बहुत है, हमारे हम इतना अफोर्ड नहीं करते। हुकूमत को बार बार हमने कहा है कि हुकूमत को कि हमें बगैर इंटरेस्ट के वो लोन दे गरीबों को और उसके साथ जॉइंट वेंचर करे। आप यकीन करेंगे एक कानून ऐसा है कि 30% किसान और 70% हुकूमत जब लगाएगी तो उसका आपस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपस में तकसीम हो जाएगा। हुकूमत इस बात पे तरद्दुद करती नहीं है। यही हम कह रहे हैं कि स्टोरेज के ऊपर हमसे मीटिंगें करें, हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, सब कुछ देखें जो जिस फील्ड का है। अभी आप मीडिया की फील्ड के हैं, अब मैं आगे मीडिया के अंदर घुस जाऊं बगैर किसी ट्रेनिंग के तो आप कहेंगे ये पागल है। इसी तरह जो
जिनको पता ही नहीं है, जिनको मैकेनिज्म पता ही नहीं है, कभी रात को चले मैकेनिज्म फिर भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल हो सके और एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू ही सब्जियों, चाहे वो फल हो, सब्जियों, उनकी प्राइस बढ़नी चाहिए। देयर हैज टू बी अ जस्टिफिकेशन बिहाइंड इट, ताकि लोगों को समझ आ सके कि हाँ भाई ये चीज़ थी तो फिर सब्जियां महंगी होंगी और बाद में सस्ती हो जाएंगी, लेकिन समा वो सस्ती नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी, चौधरी के साथ मौजूद थे। और एक ऐसी शफात प्रॉब्लम है जिसका हर एक को सामना है, चाहे वो एलीट क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, या फिर मतलब अगर हम मजीद नीचे चले जाए। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे ऐसे सुपरस्टार लिविंग लेजेंड की जिन्होंने एक बात तो करके शफात बता दी है कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई म्यूज़िक वीडियो या एल्बम हिट हो तो उसके लिए एल्बम या वीडियो आपको बड़ी शानदार बनानी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें म्यूज़िक और आवाज़ अच्छी रखनी होगी, और उन्होंने करके दिखा भी दिया है। जी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं सजाद अली साहब की। आज उनकी हम सालगिरह मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हम सजाद अली साहब की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, और ब्रेक पे आने के बाद हम आपके सामने ज़रा सियासी मैदान की गहमा गहमी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल जी, कुछ दिनों पहले आपने देखा था, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले क्या कई अरसे से हम देख रहे हैं कि तवातुर से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो पिक्चर्स हैं वो लंदन से आती रहती हैं, उन पर डिस्कशन भी करते हैं। वो लंदन गए थे अपना इलाज करवाने के लिए, उन्होंने इलाज करवाना था और वापस भी आ जाना था। नया साल शुरू हो गया, 2020 आ गया, कोविड आ गया, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट्स थी, जो उनका इलाज था, समा वो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर उन्होंने जिद भी शुरू कर दी कि मेरी बेटी आएगी तभी इलाज होगा। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने वतन वापस कमाना है। वैसे वो ठीक है, हर जगह घूम फिर भी रहे हैं, तो अब इस हवाले से हमने आज शो में बात करनी है आगे। जनाब सबसे पहले देखते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हुकूमत की कोशिशें तेज। हवालगी से मुतालिक जरूरी कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया मिल्स रेफरेंस में 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। मुशीर दाखिला एहतिसाब शहजाद अकबर के बकौल नवाज शरीफ सजा याफ्ता मफरूर हैं। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से, जिसके लिए हुकूमत की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और उनकी हवालगी के लिए बरतानिया को बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया गया है। मुशीर दाखिला एहतिसाब शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मफरूर हैं। रवा साल 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद भी कर चुकी है। इस हवाले से शहजाद अकबर साहब का मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। बरतानवी हुकूमत को चिट्ठी 2 मार्च 2020 को लिखी गई, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हमारे हाई कमिश्नर लंदन में उनकी तरफ से लिखी गई, जिसके साथ ये फ़ैसला जो है साथ इसके लगा के बरतानवी हुकूमत की कन्वे किया गया कि नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को ख़ारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है, और वो मफरूर जो कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, ये पेंडिंग ट्रायल नहीं है, इनको सज़ा हो चुकी है, तो इसलिए आप इनको वहाँ से वापस भिजवा दीजिए। एनआरओ के हवाले से शहजाद अकबर साहब ने बताया कि किस तरह से और कौन एनआरओ मांग रहा है। लॉन्ड्रिंग का केस, फूड पापड़ वाला और वो टीटी वाला, जीएनसी वाला, राशिद करामत वाला केस, वो केस फाइल हो गया है रेफरेंस की सूरत में अदालत में, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इस वक्त हाथ धो के हुकूमत से ये चाह रही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए ताकि उनके खिलाफ ये रेफरेंस ख़त्म हो जाए। ये है वो एनआरओ जो वो मांग रहे हैं, और उनको किसी सूरत मिलेगा नहीं। और इसी एनआरओ के मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कई दिन से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड ही मुतालबा कर रही थी कि एनआरओ किसने मांगा बताया जाए। अपनी ट्वीट में दस्तावेज दिखाते हुए शिबली फराज का कहना था कि ये हैं वो ज़राए और दस्तावेज हैं जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है कि हर बार नून लीगी क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि FATF कवानीन पर स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी। कमेटी की मंजूरी ऐवान ने दी थी। क्या स्पीकर और ऐवान ने एनआरओ मांगा था? शिबली साहब पार्लिमानी कमेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
कमेटी में हुकूमती लोग हैं जो चोरी के मुकदमात में मफरूर हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज ऐवान कहते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए हमें मामू बनाया गया। कहा गया कि नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है, बाहर जाने दिया जाए। क्या कहा अली नवाज साहब ने, उनसे कुछ सुन लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें समझे बनाया गया। यहाँ तो हर वक्त उनके आ रहे होते थे, प्लेटलेट्स वहाँ चले गए, प्लेटलेट्स यहाँ चले गए, वहाँ से अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई। जब भी इस तरह का टाइम आता है ये मुल्क से एनआरओ करके भाग जाते हैं। जिन फ्लैट्स को ये डिसओन कर रहे हैं इनको सजाएं हुई हैं, जिन फ्लैट्स को ये डिसओन कर रहे हैं उधर ही बैठ के ये सारा कुछ। ये प्लेटलेट्स कम ज़्यादा कब हो रही थी ये खुद पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो आवाम को बताती थी। खैर जी, इस तमाम सूरत हाल पर मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी नून लीग को काफ़ी आड़े हाथों लिया है। वो कहते हैं कि शरीफ फैमिली ने कानून और अदालती सहूलत का गलत इस्तेमाल किया, मुआहदे करके जिला वतन हुए, बोगस मेडिकल रिपोर्ट्स पर फरार हुए और पहले प्लेटलेट स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव की तरह खाए गए। अब रोज़ाना होटल्स और पार्क्स में घूमते नजर आ रहे हैं और इन तस्वीर से वाज़ेह हो गया है कि वो ठीक हैं और मफरूर हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने कहा है कि मुल्क में एहतसाब का ड्रामा रचाया गया। उनसे पकड़ा जाने वाला तो शहद, हमसे पकड़ा जाए तो शराब। कहते हैं या ये जो ड्रामा हुआ है इस मुल्क के अंदर, इनसे पकड़ी जाए तो शायद, दूसरों से पकड़ी जाए तो शराब। मियाँ नवाज शरीफ चले जाए बाहर इलाज करवाने के लिए तो एक टेलीफोन क्या कर दिया, क़यामत आ गई है मौलाना फजल रहमान को। जी, और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये कहेगा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी कब तक मुमकिन है? उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। देखिए, मियाँ साहब की वापसी तो डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक होगी। उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रही है और डॉक्टर्स का फ़ैसला होगा कि वो कितनी देर उनको ज़ेरे इलाज रखना चाहते हैं, और अभी उनके तरफ से हमें कोई हतमी तौर पे नहीं पता। तो ये सारी जो उनकी वापसी की बात है वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के साथ मुंसलिक है, और उनकी सेहत की बेहतरी जब डॉक्टर्स कहेंगे कि वो अल्लाह के फजल से सेहत याब हैं, ठीक हैं, तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। अच्छा, मियाँ साहब के सेफ़ रिटर्न के लिए ज़मानत दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, तो अब अगर मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, जैसे कि वो नहीं आ रहे, तो क्या शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई मुतवक्के है? देखिए, आपने पिछले सवाल में पूछा था कि मेडिकल रिपोर्ट्स जो सबमिट की जा रही हैं उन पर भी कोई सवाल उठाई जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने पंजाब हुकूमत के ज़िम्मेदारान से असम्बली के फ्लोर पे राजा बिशारत लॉ मिनिस्टर से और हेल्थ मिनिस्टर से मैंने पूछा कि क्या ये फ़ैसला आप करेंगे जो ये कमेटी यहाँ पर बैठी है कि आपको कौन से टेस्ट मियाँ साहब के पहले करवाने हैं या उनके मुआलिज करेंगे। अगर उनकी नॉन हार्ट कंडीशन है, उनकी नॉन अदर एलिमेंट्स हैं जिनमें उनकी अंडरलाइंग कंडीशंस और भी हैं, तो वो तो डॉक्टर का फ़ैसला होगा कि वो उनकी कौन सी ट्रीटमेंट को पहले ख्याल करते हैं कि पहले उनको स्टेबल कैसे किया जाएगा, और बाकी उनकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बाद बोर्ड का ये तकाजा करना कि ए और बी और सी रिपोर्ट जो है वो क्यों नहीं है रिकॉर्ड के साथ, और वो रिकॉर्ड जो हैं उसके साथ हम लेकिन ये तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स का मुतालबा किया भी जा रहा है कि एटलीस्ट अवाम के समाज ये तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल सिचुएशन है वो भी शेयर होनी चाहिए। अच्छा, ये बताएगा कि बरतानिया से नवाज शरीफ साहब की हवालगी के लिए ख़त लिख दिया गया है, तो मुस्लिम लीग नून का क्या रिस्पॉन्ड होगा इस हवाले से? देखिए, मैंने एक जगह पर इतने ज़्यादा इकट्ठे और एक ही जगह पर बैठे हुए लोग इस नालायकी के साथ इकट्ठे पहले कहीं नहीं देखे। और मुझे हैरानगी ये है कि इनको बेसिक जो स्टैट्यूट्स हैं शायद वो पढ़ना नहीं आते, और अगर पढ़ सकते हैं तो फिर उनको इंटरप्रेट करना नहीं आता। अब हमें इस बात की भी समझ नहीं है कि अगर गवर्नमेंट का एक ऑर्डर जो है पहले उसको खुद सेटिसाइड करें ना, बताएं कि हमने अपना उनका नाम जो ECL से निकाला था उस ऑर्डर को खुद सेटिसाइड कर दिए, और फिर बताएं कि कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, फिर बताएं कि अदालत के हुक्म के ऊपर हमारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ सकती है एंड दैट विल सिट अपॉन। ये अगर फेडरल मिनिस्टर्स कैबिनेट की मीटिंग के बाहर निकल के इस तरह के बयानात दागेंगे तो उसके बाद तो हम यही कहने में हक बजानिब हैं कि ये तो बिल्कुल एक अजीब तरह की एक
बनाना टाइप इनकी जो है कैबिनेट रिपब्लिक की सूरत इख्तियार कर गई है। शिबली फराज साहब ने एनआरओ मांगा गया, इस हवाले से एक ट्वीट किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए उसके साथ, बड़ा हाईलाइट किया उसको। मरियम औरंगजेब साहिबा ने उस पर रिएक्शन भी दिया, बड़ी डिटेल में बात की। आपका भी मौक़िफ़ हम जानना चाहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, मुझे बड़ा एहतराम था शिबली साहब का। एक तो शायद उनसे कुछ ज़ाती मरासम थे, इसकी बुनियाद पे था, और दूसरा गालिबन कहीं पीछे किसी दिमाग के किसी खाने में ये भी था कि एक बड़े आदमी के बेटे हैं, लेकिन बरगद के नीचे बरगद होना शायद किस्मत की बात है। तो मैं कि इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद है और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शेख साहब, ये बताइएगा कि कैसे मुमकिन होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी? वो खुद वापस आएंगे या फिर जो कि बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा गया उनकी हवालगी के वाले से, ऐसे उनकी वापसी मुमकिन हो सकेगी? मेरी राय में तो दोनों चीज़ों पे ऐसे ही आप लोग फजूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि 1 सितंबर को बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है नवाज शरीफ के और उसके ख़ानदान के लिए। अगर कोर्ट कोई फैसला कर देती है तो फिर मेरे नहीं ख्याल के जो केस में वो बरी हुए हैं उसका भी फैसला है, और जिस केस में वो सजा है और बाहर हैं, मेरे नज़दीक 1 सितंबर जो है वो डी डे है नवाज शरीफ के लिए। अच्छा। और अगर कोर्ट कोई डेट नहीं दे देती और या कोई वो नेक्स्ट नहीं चली जाती तो ये फैसला 1 सितंबर को हो जाएगा कि इनके केसेस का क्या बनना है, इन्होंने मजीद फंसना है या इनको राहई नहीं है। सो ये दोनों चीज़ों का फैसला 1 सितंबर को लगा है। बाकी नवाज शरीफ वहाँ जाएगा तो क्या कर लेगा, यहाँ आएगा तो क्या कर लेगा। मुर्दा अपोजिशन है, ऐसी टीवी खेल रहे हैं सारे हम। हमारे पास और कोई खेल खेलने वाले नहीं है, ना ये लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं, ना ही इमरान खान इस मुर्दा और किसी पिटी हुई थकी हुई अपोजिशन से मार खाने जा रहा है। सो मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि 24 घंटे चैनल चलते हैं, कोई ना कोई तो टीवी पे होना चाहिए। तो सारा जोर हमने टीवी पे लगाया हुआ है। मैं इस सारे केस को अगर प्रोसीडिंग जारी रहती है तो 1 सितंबर को, नाउमीद साउंड क्यों कर रहे हैं आप आज? मैं आपको उम्मीद की बात ये कर रहा हूँ कि 1 सितंबर को इनका फैसला हो जाएगा क्या होना। तो सर उसमें तो जमानती शहबाज शरीफ साहब हैं, तो अगर 1 सितंबर जमानती का मसला नहीं है, उसमें एक केस में जिसमें बरी है उसमें नैब की इस्तदा है कि वो केस ट्रायल किया जाए, वो बरी गलत हुए हैं, और जो जमानत हुई है वो कैंसिल की जाए। कैंसिल ही है पहले ही वो तो। सो मैं सारी जो बहस आजकल जा रही है, अगर नवाज शरीफ आ जाएगा पाकिस्तान में तो कौन सी तलवारें चल जाएंगी, अगर नहीं आएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ग्राउंड पे इनका क्या काम है? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई किसी के अपोजिशन में राब्ते नहीं है, कोई जस्तजू नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने अपनी अलहदा पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टियां उनको इकट्ठा कर लिया है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को घास नहीं डाल रहे, वो नाउम्मीद हुए हैं। अगर अपोजिशन जिसके पास मदरसों का कोई स्टाफ है या जिसके पास मदरसों की एक बड़ी तादाद है, वो फजलुर रहमान है, अगर वही अभी इनसे राजी नहीं, क्योंकि वो तहरीर मांग रहा है और वो तहरीर मांग रहा है, तहरीर ये देने के लिए तैयार नहीं, कम से कम शहबाज शरीफ को नहीं देगा, क्योंकि शहबाज शरीफ का केस जो है वो सीरियस केस है, सबसे ज्यादा सीरियस केस शहबाज शरीफ का और हमजा का है, और उसकी पूरी कोशिश है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, जो कि नहीं निकल रहा। और ये जितना पथराव मरियम ने किया है, ये शहबाज की सियासत पे किया है, नैब की अदालत पे जो जितना उन्होंने किया है, वो शहबाज शरीफ जो जस्तजू कर रहे हैं और जो तगोदो कर रहे हैं उस पे किया है। और मैं तो इस इशू को ही अब इतना इशू नहीं समझता। अगर आएगा नवाज शरीफ तो क्या हो जाएगा, तो अगर शेख नहीं आएगा तो शेख साहब, अब आपको लगता है कि अपोजिशन जो इकट्ठी नहीं है तो किसी वजह से इकट्ठी नहीं है, वो वजह क्या है? क्या उम्मीद है उनको कि शायद अब भी उनको रास्ता मिल जाएगा, और कोई ऐसा लग रहा है कि वो एनआरओ की तरफ उम्मीद जो उनको है वो पूरी हो जाएगी? तो शिबली ने भी उनकी तहरीर, उनके पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, वो एक एनआरओ की तलाश में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो एनआरओ इमरान खान की तरफ से उन्हें नहीं मिल रहा। इमरान खान ने लास्ट कैबिनेट में यहाँ तक कहा कि एनआरओ देना गद्दारी होगी। गद्दारी से बड़ा लफ्ज तो मेरा ख्याल है कोई पार्लिमानी तारीख में जो उन्होंने कैबिनेट में एड्रेस करते हुए कहा कि एनआरओ का मतलब होगा गद्दारी करोगे हम। तो सियासत तपेगी जरूर मुहर्रम के बाद, लेकिन ठुस होने के लिए तपेगी।
और कोई इतना बिल्कुल, जैसे शेख साहब उन्होंने भी बोला था ना कि उनकी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, जिसकी बात हम कब से सुन रहे थे, मार्च में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, फिर उनका एहतजाज भी होना था, फिर उन्होंने मार्च भी करना था, फिर पता चला जी कि कोविड आ गया तो नहीं किया। अब उन्होंने बोला कि जी आशूरे के बाद, मुहर्रम के बाद हम सोचेंगे कि एग्जैक्टली ऑल पार्टीज। मैं भी यहाँ पे हूँ, ये तहरीर नहीं देंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान को, और फजलुर रहमान को का दिल ये है कि अब मैं इस्तेमाल ना हूँ इनके हाथों, और अपनी दुकान अलहदा लगाने की, छोटी मोटी टक शाप की, वो सियासी टक शाप की कोशिश करेगा, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। मैं इमरान खान को जी 5 साल पूरे करता हुआ देखता हूँ, आगे अल्लाह को पता है। अच्छा और इनकी वापसी का मुझे बता दें, अगर इनकी वापसी नहीं होती, इनका डी-डे हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वापस नहीं आते तो फिर आप क्या समझते हैं? देखें, हम अभी तक सलमान को नहीं ला सके, हम इसहाक डार को नहीं ला सके। जिन लोगों के पास फॉरेन अकाउंट्स में पैसे होते हैं, सीक्रेट अकाउंट्स में पैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंटें होती हैं, उनकी उन मुल्कों में एक से होती है, और वो से जो होती है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि इन्वेस्टर उनके पास आए, और ऐसे दुनिया के भगोड़े, इवन स्विट्जरलैंड में लोगों के भगोड़ों का इतना अकाउंट है कि निकला ही नहीं इतना सारा जितनी तोहफे थी। सो मैं नवाज शरीफ के आने और ना आने में, अगर आप मैंने वोट देना है तो मैंने यही कहना है कि वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहे। चले जी, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और अब रेलेवेंट नहीं है, अगर मियाँ साहब आते हैं या नहीं आते फ़र्क नहीं पड़ता, ये इशू नहीं है, ये सिर्फ टेलीविजन का इशू है। लेकिन ना है शफात, तो आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून को डेंट बड़ा पड़ेगा। ये तो खैर बाहर अलग बात है। तो जनाब, एक आम खबर यहाँ शामिल करते हैं सक्खर से, जहाँ एहतसाब अदालत में खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असाजात केस की समाअत हो रही है। खुर्शीद शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको एक बार फिर बताते चले कि खुर्शीद शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है, और खुर्शीद शाह समेत 17 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई है। और खुर्शीद शाह पर एहतसाब अदालत सक्कर के जज फरीद अनवर काजी ने फर्द जुर्म आयद की। खुर्शीद शाह समेत 18 अफराद पर 1 अरब 23 करोड़ का नैब रेफरेंस दायर है। और अब ज़रा आपके साथ एक अच्छी खबर भी शेयर करते चलें कि पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़ आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान 562 मुसलमानों की फहरिस्त में मैन ऑफ द ईयर करार पाए हैं, जबकि वुमेन ऑफ द ईयर का एजाज़ अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तालिब को दिया गया है। और 62 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में एयरवाई नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल भी शामिल हैं। मैगजीन द मुस्लिम 500 इंडेक्स ने 62 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त जारी की है। अभी आपको एक और आमदीन खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत माशाल्लाह दुरुस्त राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा है कि जुलाई 2019 में $613 मिलियन खसारा हुआ, जबकि जून 2020 में $100 मिलियन खसारे के बाद सूरत हाल संभल गई है और जुलाई में करंट अकाउंट में $424 मिलियन इजाफी जमा हो चुके हैं। और अब जनाब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम एक छोटी बच्ची की। बिल्कुल जी, छोटी बच्ची की। वो कहते हैं कि छोटा ना, वो एक गाना था ना बच्चों ने कि छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे डुबी डुबी डब डब। तो एग्जैक्टली कोई ऐसी ही सिचुएशन है इनकी। मतलब वो कहते हैं कि रॉकेट इन अ पॉकेट। इनकी 7 साल की है। उमूमी तौर पर हमने देखा है कि जो बच्चियां होती हैं वो गुड़ियों से खेलती हैं, या आजकल की बच्चियों को इंस्टाग्राम की वजह से मेकअप का भी बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन ये बच्ची शफात बाकी तमाम तर बच्चियों से मुख्तलिफ हैं। उम्र इनकी 7 साल है, बड़ी दुबली पतली सी हैं, लेकिन जब ये ग्राउंड में आती हैं तो सोचे क्या चीज़ खेलती होंगी, गेस करें। बच्ची हैं तो क्या खेलती है यार, कुछ भी खेल सकती है, बच्ची है वो। आपको ये लगता होगा ये आप ये सामने देखें ना, लोगों को लगता है स्विंग्स खेलने जाती है, लेकिन जनाब क्रिकेट खेलती हैं शफात। और क्या कमाल, अपने देखिए अपनी वेट से ज़्यादा तो उन्होंने अपने साथ चीज़ें लगाई हुई, चाहे उसमें बल्ला ही आ जाए। यार आप इस बच्ची के देखें कि फुटवर्क कितना आला है, कितना अच्छा टाइम कर रही हैं बॉल को। और मेरे ख्याल में आप ये विजुअल्स आप साथ में देख ही रहे हैं, और जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, विच इज़ 99.9% आबादी ऑफ पाकिस्तान, वो लोग एडमायर करेंगे कि जी लेफ्ट हैंडेड बच्ची, क्या साउंड टेक्निक, कितने सुकून से। मेरे ख्याल में आप समझें कि सिर्फ 7 साल का बाबर आजम इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, लेकिन ये बच्ची इस वक्त हमारे साथ, ना सिर्फ ये कि हम आपको इसके
विजुअल दिखाएंगे बल्कि हम आपकी इससे मुलाकात भी कराएंगे। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी की 7 साला मीरब शेख। अस्सलाम वालेकुम मीरब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ मीरब। बेटा आप क्रिकेट क्यों खेल रही हैं यार? ये तो मतलब आपकी जूनों पे खेलने की उम्र है। मेरे पापा क्रिकेट खेलते थे, मैं उनसे इंस्पायर्ड होके मैंने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अब क्रिकेट मेरा जुनून बन चुका है। क्या बात है, 7 साल की उम्र में जुनून बन चुका है। तो ये खेलना कब शुरू किया था मीरब आपने? मैंने 3 इयर्स से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी जब मैं 3 इयर्स की थी। अच्छा, क्या बात है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी अम्मी आपके अब्बा से नहीं कहती थी नहीं इसको किसी और गेम में डालें, क्रिकेट में क्यों डाल लें? या अम्मी भी सपोर्ट करती हैं? कोई भी, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और कहती हैं अब तुम इस फील्ड में आई हो, अब तुमने कुछ करके दिखाना है। शाबाश, शाबाश टू योर पेरेंट्स एज वेल। अच्छा अब मीरब मुझे बताओ, इतने तुम हार्ड बॉल से खेलती हो बेटा, आपको कभी बॉल लगी है कभी? मतलब बहुत सख्त बॉल होती है। अच्छा, बाकी टेनिस बॉल है या हार्ड बॉल है? हार्ड बॉल से खेल रही है या हार्ड बॉल से खेल रही है? मीरब हार्ड बॉल से खेलती है ना आप? जी मैं हार्ड बॉल से खेलती हूँ। ओके, तो बॉल कभी लगी है? होती थी तब मैं बहुत दफ़ा लग चुकी है। जब मैं छोटी होती थी तब मैं बॉल से बहुत डरती थी कि लग ना जाए। लेकिन अब मीरब आप बेटा आप बात गलत कर रहे हो, आप अभी भी छोटी हो। अच्छा अब अच्छा मुझे मीरब आप ये बताओ कि अब तो क्योंकि जब आपने बताया कि आपको हार्ड बॉल भी इतनी दफ़ा लग चुकी हुई है और आपने जब हार्ड बॉल के साथ खेलना होता है उसमें बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो आप बड़ी दुबली पतली सी हो, तो मामा आपको क्या स्पेशली खिलाती हैं कि आप फील्ड में इतना अच्छा खेल सको और इतना भारी बल्ला उठा सको? मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और कहती भी हैं जब बॉल लगता है तो मैं उनको बताती हूँ कि मुझे बॉल लगता है, कहती हैं खैर है, लगता रहता है। वाह वे वाह, बड़ी बहादुर मम्मा है आपकी। अच्छा मुझे एक बात बताएं मीरब, आप हम आपकी सिर्फ बैटिंग स्किल्स की विजुअल्स हैं हमारे पास, आप बॉलिंग भी करती हैं? अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी मैं बैटिंग करती हूँ सिर्फ। अच्छा मुझे ये बताओ मीरब कि आपका फेवरेट जो है वो क्रिकेटर कौन है जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड, आप सोचिए कि मैंने ये बनना है? ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन की बैटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे माइकल बेवन इस वजह से पसंद है क्योंकि वो मैच फिनिशर हैं, और क्रिस गेल इस वजह से पसंद है क्योंकि वो स्लो हिटिंग भी करते हैं और पावर हिटिंग भी। जब मुझे मेरी टीम को पावर हिटिंग की ज़रूरत होगी तब मैं पावर हिटिंग करूंगी, और जब मेरी टीम को मैच फिनिशिंग करने की ज़रूरत होगी तब मैं मैच फिनिशर। ये तनवीर अहमद साहब आप देख लें, ये शाहिद आशमी साहब आप देख लें, ये 7 साल की बच्ची कितनी अच्छी टेक्निक्स, इसको पता है कि कौन किस वर्ड्स पे जाके खेलता है। और एक और चीज बेटे, जब आप पैदा हुई थी आज से 7 साल पहले, तो उस वक्त माइकल बेवन को रिटायर हुए 10 साल हो गए थे, तो आप कैसे जानती हैं उसको? आपने कहाँ उनके विजुअल्स देखे? यूट्यूब पे मैं अपने फादर के मोबाइल में देखती रहती हूँ। माइकल बेवन की बैटिंग बहुत अच्छी थी तो मैंने उनको चूज़ कर लिया था कि ये मेरे फेवरेट बैट्समैन है। क्या बात है। अच्छा मेरा बच्चा मुझे ये बताओ कि आप मैनेज कैसे करते हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो और पढ़ाई में? और क्योंकि देखिए जो जिस तरह से आप खेल रही हैं उससे लगता है कि आप इसमें प्रैक्टिस भी काफ़ी देर करती हैं, मैनेज कैसे करते हो सारा? जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। मैं मैनेज हो सकता है, मैं मैनेज करती हूँ, तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता तो मैनेज करना पड़ता है। तो मेरी जान कैसे करती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ? कोविड से पहले जब मैं स्कूल जाती थी तब 8 o'clock स्कूल जाती थी, उसके बाद 2 o'clock मैं प्रैक्टिस करने चली जाती थी, उसके बाद मगरिब तक मैं ग्राउंड में ही होती थी, उसके बाद आके ट्यूशन पढ़ती थी, फिर सुपारा पढ़ के खाना खा के सो जाती थी। ओके अच्छा मेरा, मैं आपकी ना विजुअल्स भी देख रहा हूँ, आप ड्राइव बड़ा अच्छा करती हैं, और आपके मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जो प्रैक्टिस है वो भी जो है ना वो कवर ड्राइव्स की है। तो ये अब्बा की तरफ से कोचिंग है कि बेटा पुल शॉट नहीं मारने, रिस्ट को रोल करना है बॉल के ऊपर, ये कोई ऐसी टेक्निक बता रहे हैं अब्बा?
डैडी मुझे बहुत सी टेक्निक बताते हैं और मैं उसको अपने माइंड में बिठा लेती हूँ। मेरी पहचान ही मेरी कवर ड्राइव और स्टेट ड्राइव है। वो तेरी खैर। अच्छा मुझे ये बताओ कि फास्ट बॉलर को खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है या स्पिनर को? फास्ट बॉलर को खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा ख्वाब है कि मैं शुएब अख्तर जैसे जुनूनी बॉलर को खेलूं। ओ तेरी खैर। अच्छा मीरा, अब आपसे एक सवाल है। ये मेरे साथ जो बैठी है ना खातून, मदिया इनका नाम है, इनको क्रिकेट की समझ नहीं है। हाँ, तो क्या करूं मैं कि आप थोड़ी सी कोई टिप्स अगर इनको देना चाहें। हाँ। कि हम जरा इनके अंदर क्रिकेट की ना वो चाह पैदा करें, जितना शौक आपको है क्रिकेट का, हाँ। इतना शौक इनको पैदा हो जाए। आप इनको मेरे पास ले आए, मैं इनको मैं आ रही हूँ। मैं आपके पास रावलपिंडी आ रही हूँ, फिर आप मेरा क्रिकेट गुरु बन जाए। छोटी सी का मैं आपसे तमाम जो क्रिकेट सीखूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने ये तो बता दिया कि मतलब बैन अवी के क्रिकेटर्स में से आपको कौन पसंद है। पाकिस्तान में आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन है? पाकिस्तान में मेरा जो फेवरेट बैट्समैन है वो, मैं ऑलराउंडर भी बनना चाहती हूँ, तो वसीम अकरम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, माइकल बेवन बहुत उल्टे अच्छे हाथ बॉलर का, भी हैं। वसीम अकरम उल्टे हाथ का, बच्चे तुम्हें सब उल्टे हाथ के बंदे पसंद आ रहे हैं। इसकी वजह ये तो नहीं कि आप खुद भी लेफ्ट हैंडर है? मैं खुद लेफ्ट हैंडर हूँ। अच्छा मुझे तो शफात लगता है कि ये मतलब क्रिकेट तो खेलेंगी लेकिन उससे पहले क्रिकेट पे तज्जिया भी दे सकती हैं। आपने इनकी टेक्निक्स नहीं सुनी? मुझे लग रहा है कि वैसे मैं नॉट गिविंग द आइडियाज, लेकिन मुझे लग रहा है हर लम्हा पुरजोश में शायद ये अगला तज्जियाकार होंगे बासित अली के साथ। बिल्कुल। अच्छा वो देखिए तनवीर अहमद को आप स्किप करके उनसे आगे बात भी करेंगे। अच्छा मुझे आप मीरा बच्चा ये बताओ, तनवीर भाई को कटा देंगे? मैं बता रहा हूं। आप सिर्फ अकेली बहन भाई हो, आपके किसी और बहन भाई को भी क्रिकेट खेलने का ऐसे ही शौक है जैसे आपको है? मेरी एक छोटी सिस्टर भी है, उसको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, उसको भी बहुत ज़्यादा शौक है। उसकी उम्र क्या है? वो 4 इयर्स ओल्ड है। 4 इयर्स ओल्ड है और आप उसको क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रही हैं। वाह। मेरे ख्याल से क्लब बनाना चाहिए जिसमें जो सरफराज अहमद के बेटे वो, हम मीरब को और जो उनकी छोटी बहन है, इन 3 बच्चों का क्लब होना चाहिए। मजीद बच्चे भी इसमें शामिल करने। अच्छा बेटा, ये जो आपके नेट्स लगे हुए हैं, ये घर के अंदर लगे हुए हैं, घर की छत पे लगे हुए हैं, कैसे नेट्स कैसे मैनेज हो रहे हैं? घर की छत के ऊपर मैं ग्राउंड में हूँ और कोविड के दरमियान में मेरे डैडी ने छत पर नेट लगा दिया था। सर अल्ताफ़ ने हमें अपनी बॉलिंग मशीन दे दी थी, मैं उसके साथ प्रैक्टिस करती थी। मेरे डैडी ने मेरा टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। और किस स्पीड पे बॉलिंग फेस करती हैं? अभी मैं छोटी हूँ तो मैंने डैडी को कहती हूँ, डैडी शुएब अख्तर जिस तरह बॉल कराते हैं अब उस पेस से मुझे बॉल कराएं, लेकिन वो कहते हैं नहीं अभी तुम बहुत छोटी हो। वो भी 70 पे ही रखते हैं। अच्छा बेटा, वो आप जो बॉलिंग मशीन है उसमें से वो टेनिस बॉल वाली यूज़ करती हैं, फोम बॉल यूज़ करती हैं? क्योंकि आपकी एज के हिसाब से बॉलिंग मशीन इज़ डेंजरस। नहीं, जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीत है। या मेरे मौला बच्ची ने हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स और हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल। क्या माशाल्लाह आपने जो है ना जबरदस्त बच्ची ग्रूम की, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मीरब आपको बहुत तरक्की दे और आप पाकिस्तान का जो है ना नाम रोशन करें, वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएं। और बिल्कुल, और लोगों को याद रहे कि पाकिस्तान की ऐसी कोई फीमेल क्रिकेटर थे। और शफात सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच बच्चे, आपने हमें ज्वाइन किया एंड वी आर सो हैप्पी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। शफात मतलब अभी से इतनी छोटी है और आपने इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया। मतलब शी वाज नॉट इवन शाय, वो टीवी पे बात कर रही थी और वो जिस तरह से बात कर रही थी, मैं तो सद के वारी भरी जा रही थी। आई हैव अ न्यू रेजोल्यूशन नाउ, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है, कहना है मीरब शेख का। तो अब मैंने आज से ये जो है ना अपना रेजोल्यूशन बना लिया। अब हर मैं जहाँ वो दूंगा ना अपना सिग्नेचर लिखूंगा, उसके नीचे लिखूंगा सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने अभी थोड़े दिनों में। तो खैर जनाब, अब आगे बढ़ते हैं जी। और आगे कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल जी, आगे जा रहे हैं। एक अहम खबर से मैं अपने नाज़रीन को आगाह करना है कि सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में
सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी है और अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुल्जिमान की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को तक़वियत मिलती है। मुल्जिमान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है। रोशन अली शेख और दीगर को गिरफ्तार किया जाए। अदालत का MQM के रहनुमा सैफ अब्बास, शुएब, शौकत जोखियों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। दूसरी जानिब नायब एहलकार सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख को गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक और ख़बर भी आपको बताते चलें कि नैब की दरख्वास्त पर खुर्शीद शाह समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म रोक दी गई है। नैब ने एहतसाब अदालत से दरख्वास्त की जिरह के लिए मोहलत दी जाए। और यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में मदीहा। मैं पेशावर में मेरा जो घर है वहाँ पे मतलब मेरे घर के बिल्कुल आगे BRT का फीडर रूट आ गया, बिल्कुल आगे, मतलब मेरे घर से बिल्कुल आगे 1-2 कदम के फासले पे। तो अब वो फीडर रूट जो है वो करेगा ये कि वो वहाँ से सवारियों को उठाएगा, BRT के स्टॉप तक पहुँचाएगा और वहाँ से BRT उनको लेके पूरे पेशावर में घूमेगी। वाह, और ये जो सर्विस है ये कितना टाइम का फासला होगा? ये मतलब BRT के स्टेशन तक में हार्डली 5 मिनट में वो पहुँच जाएगी। और हयाताबाद में जो BRT के जो फीडर रूट्स हैं, दीज आर कॉल्ड फीडर रूट्स, तो ये फीडर रूट पे आज से 25 बसें चलाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने BRT वालों को कहा कि यार मेरे घर के आगे से गुजार दें, ये उनकी खुद ही अपनी मेहरबानी है। तो थैंक यू जनाब। वो फैन की शफात आपकी। अच्छा जी, और ये जो BRT जो रूट्स है, फीडर रूट्स हैं, ये हर 5 मिनट के बाद हैदराबाद के रिहायशियों को मुख्तलिफ फेजेस से स्टेशन तक पहुँचाएंगे और यूँ दूर दराज से स्टेशन तक आने वालों की जो मुश्किलात थी वो भी काफ़ी हद तक जो हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन एग्जैक्टली इनका कब तक इजरा कर दिया जाएगा, कब से शुरू कर दी जाएंगी, इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद BRT आलमगीर बंगर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी आलमगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त किया। ये बताइएगा कि ये जो 20 बसों की बात की जा रही है ये कब से एग्जैक्टली काम शुरू हो जाएगा इस हवाले से? मैम एग्जैक्ट काउंट जो है वो 25 है। 25 12 मीटर की बसेस आज से इंशाल्लाह बल्कि सुबह से शुरू हो चुकी है फीडर रूट्स पे हयाताबाद में। 3 डिफरेंट रूट्स है हमारे हयाताबाद के जिस पे अभी बसेस ऑलरेडी चल रही है और इन द मीन वाइल वेरी सून इसकी एक इनाग्रेशन सेरेमनी भी होने वाली है जो उम्मीद है आफ्टर लंच टाइम जो है ना हयाताबाद में ही होगी। एंड जो सर्विस शुरू हो रही है वो इन 3 रूट्स पे जारी है। मेनली ये है कि जो फीडर डायरेक्ट रूट्स जो है वो बेस्ट माइल कनेक्टिविटी देगी लोगों को। कॉरिडोर में एंटर होके आप उधर से पूरे पेशावर में, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया, आप पूरे पेशावर को एक्सेस कर सकते हैं इन फीडर रूट्स के ज़रिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि BRT की हाइजीन, BRT को आलमी मयार पर रखना बड़ा चैलेंज है पेशावर में। तो मैंने सुना है कि BRT के अंदर नस्वार ले जाने पे पाबंदी है, ये बात सच है? देखिए सर, हर सिटी के एक डिफरेंट पब्लिक है। हमारा पब्लिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हमारी कोशिश ये है कि हम BRT स्टैंडर्ड्स को अपनाते हुए लोगों को ना डिस्टर्ब करें ज़्यादा और लोगों को सहूलत भी दे। लेकिन इन द मीन वाइल शुरू में हमने ये किया कि हमने कुछ इंस्टेंस पे ये देखा गया कि लोग नस्वार भी फेंक रहे थे। हमारे कैमरा फुटेजेस ने इसको कैप्चर किया, जिसकी वजह से हमें थोड़े से स्ट्रिक्ट वो लेने चाहिए थे, कुछ मेजर्स लेने थे। तो वी आर फीलिंग और वी आर होपिंग एज वेल कि इन द मीन वाइल लोग अंडरस्टैंड कर रहे, एजुकेट हो रहे, उनको ये समझ आ रही है कि ये वो पुराने मजदे या गाड़ियाँ नहीं है जिसमें हम नस्वार थूकते हैं, लेकिन ये एक पॉश बस है जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़, एक मॉडर्न सिस्टम है जिसको लेके चलना है। तो लोग बड़ी आपने सही बात की आलमगीर, ना सिर्फ ये कि ये अब प्रोजेक्ट पेशावर की शनाख्त बन गया, बल्कि अगर ये प्रोजेक्ट सही चलेगा तो पेशावर का इमेज पूरे पाकिस्तान में इम्प्रूव होगा। दिस इज़ अ वेरी राइटली पॉइंटेड। साथ ही मेरे ख्याल में अब ज़रा ये जो वाक़या पेश आया है BRT के एक मुबैना एक्सीडेंट के हवाले से, ज़रा इसके हवाले से बताएं, किस नौयत का हादसा था, ये क्या हुआ? सर देखिए, इस चीज़ को तो लोग समझ जाए कि अगर आप BRTs को कंपेयर करें पूरे दुनिया में, तो BRTs में जो है ना बसेस ख़राब भी होती है, टेक्निकल फॉल्ट्स भी बसेस में आती है। ये एक बस में टेक्निकल फॉल्ट थी और हम बड़ी दाद देते हैं हमारे ड्राइवर को जिसने इस
दो तरफी रोड को बड़े तरीके से एक 18 मीटर के बस को ऐसा कंट्रोल किया कि ना बस को हार्म हुआ है, ना कोई लगी है बस को, और बस बड़े तरीके से स्टॉप हो गई। हुआ ये कि चूंकि दोनों तरफ के रोड्स हमारे ब्लॉक हो गए थे, तो हमने 30 मिनट्स में अंदर अंदर टो ट्रक के जरिए इस बस को उठाया और जनरल पब्लिक के लिए सिस्टम दोबारा इंस्टॉल कर दिया, बल्कि रवाना कर दिया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि जैसे भी आप मॉनिटर कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को, ठीक है, उसके लिए तो आपको मैन पावर बहुत ज़्यादा आपको दरकार होगी। और शुरू में हमने देखा कि बस की बड़ी आई कि लोगों को आइडिया नहीं था कि भाई इसके लिए हमें जू कार्ड खरीदना है और उसके बाद उसको स्वाइप करके फिर हम ओनली देन हमारा एक्सेस हो सकता है इन बसेस के थ्रू, और जत्थे के जत्थे लोगों के आ रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? और साथ में भी हम मनाजिर भी देख रहे थे, सर बड़ा रश है, किस तरीके से लोगों को बताया जाएगा कि आपको एसओपी को मेंटेन करना है? मैम देखिए, यही तो बीआरटी का मज़ा है मैम, यही तो चीज़ हम पेशावर में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि एक न्यू लुक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दे पेशावर में। तो लोगों को साथ साथ जो है ना एजुकेट भी होना पड़ेगा, लोगों को जू कार्ड की इंपॉर्टेंस भी समझनी पड़ेगी, लोगों को ये भी पता होगा कि आपको अभी कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रिचार्ज यानी बैलेंस की शक्ल में हो अमाउंट, तो आप बस में सफ़र करें, पूरी सिटी में सफ़र करें। तो मैं बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे एक्वेंटेंस, बड़े कलीग्स इस तरह थे कि जो इसको बड़ा नेगेटिव लेते थे कि हम किस तरह इस कार्ड के ज़रिए सफ़र करते, लेकिन आज जब इनकी रिव्यूज़ देखे जाए या फीडबैक देखे जाए तो वो बड़े खुश है इस चीज़ से। तो मैं इंशाल्लाह पेशावर के लोगों से बड़े एतमाद पे वो बड़े मुझे वो है लोगों पे कि लोग बड़े इजीली जो है ना इस अप्रोच को मैनेज कर लेंगे और एजुकेट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अब आलमगीर साहब जाते जाते ये भी बता दें कि ये जो साइकिल सर्विस है, जो जू साइकिल है, उसका क्या सीन है, वो कब तक शुरू हो रही है? सर देखिए सर, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हमारी सेट थी। हमने पहले ऑन कॉरिडोर स्टार्ट किया, इंशाल्लाह आज से हमारा ऑफ कॉरिडोर भी शुरू हो गया, एंड देन नेक्स्ट हमारे जो कुछ रूट्स रह गए हैं वो शुरू करने के फ़ौरन बाद हम इंशाल्लाह साइकिल वाले सिस्टम को भी जो है ना, जो हमारे बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। हम मेनली पेशावर यूनिवर्सिटी और हयाताबाद से जो है ना इनिशिएट करेंगे इस सर्विस को, ताकि उधर से हमें एक टेस्ट राइड हो, एक फीडबैक मिले, और साथ साथ फिर हम पूरे पेशावर में इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत बहुत शुक्रिया जी। आलमगीर बंगश हमारे साथ तर्जुमान बीआरटी, और बता रहे थे कि आज से पेशावर में अभी खाने के बाद बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा, लेकिन सुबह से 12 मीटर की 25 बसें हयाताबाद फीडर रूट पे चल रही है। और शबाब कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला है, और वो काफ़ी मसला उनका हल हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। है जी, ज़रा अब हम आपको ज़रा मूड आपका चेंज करते हैं, थोड़ा आपको अच्छे अच्छे मनाज़िर दिखाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान लोगों का बड़ा ख्वाब होता है जी कि जैसे छुट्टियाँ तो हम गिलगित बल्तिस्तान लेके चलें, तो हम आपको वैसे अपने टेलीविज़न के थ्रू, अपने शो के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान लेके चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का मारूफ सयाहती मकाम दियोसाई शिवसर झील सयाहों की आजकल तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, और दियोसाई झील तिलिस्माती कुदरती हुस्न की वजह से वैसे ही शफात ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो जनाब, ये जो दियोसाई प्लेटू है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची सतह मुर्तफ़ा है। खूबसूरत मैदान है, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपको सुनाना, आपको दिखाते हैं। सतह समंदर से तकरीबन 15,000 फुट बुलंदी पर वाक़े जन्नत नज़ीर दियोसाई मेडोज की खूबसूरती अपनी जोबन पर है। हर तरफ रंग बिरंग के फूलों से मुज़य्यन वसी व अरीज सब्ज़ार, और इसमें मौजूद तलस्माती शोसर झील के सहर अंगेज नज़ारे सहरज़दा कर रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, यहाँ पे इतनी अच्छी ठंड है, मज़े की बर्दाश्त भी हो रही है और हम इंजॉय भी कर रहे हैं। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद इन दिलकश व दिल आवेज मनाजिर और खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ठंडी तेज हवाएं हैं और पहाड़ों पे बर्फ है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आके। दुनिया की छत दियोसाई के हसीन मनाजिर फितरत के मतवालों के लिए इंतहाई पुरकशिश है। शफीउल्लाह कुरैशी, ARY न्यूज़, दियोसाई, दियामर डिवीजन। जी जनाब, ये है दियोसाई, और इस जगह पे ना सिर्फ ये कि आपको खूबसूरत जो है ना वो नज़ारे मिलते हैं, बल्कि यहाँ पे वो जो ग्रिजली बेयर जिसको हम कहते हैं ना, वो बड़ा 10 फुट वाला भालू वो भी मौजूद है। और नेशनल ज्योग्राफिक की टीम पे तो एक दफ़ा उसने अटैक भी किया था, वो बड़े क्लोज चले गए थे। तो ये चीज़ें हैं जनाब, और ये
जो वाइल्ड लाइफ है उसको आप रियल टाइम में वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, वैसे शिफात, ये तो अच्छी बात है कि जो हमारी सयाहती सरगर्मियाँ हैं वो दोबारा से शुरू हो गई, लेकिन आपने देखा है कुछ दिनों से, इनफैक्ट कल से एक खबर बड़ी देखा सोशल मीडिया पे वायरल थी, वो ये थी कि जी खैबर पख्तूनख्वा के जो सयाहती मकामात हैं गलियात, नारान, कागान में कोरोना फैलने के खदशात की वजह से सयाहों के आने पर वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। और क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी स्टाफ के कुछ लोगों को जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था, इसकी वजह से वहाँ पे जो होटल्स थे वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब पता चला है कि ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जी जनाब, इतलात ये थी कि वहाँ पे कुछ होटल्स के स्टाफ में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उन होटल्स को बंद कर दिया गया है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा ने इस अफवाह की तरदीद की है कि उनका ये कहना है कि जी नारान कागान के कुछ होटल में जुज़वी बंदिश हुई थी, लेकिन अब वो खोल दिए गए हैं, उनमें डिसइंफेक्टेंट हो चुका है। और बाज़ होटल के कुछ स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लेकिन उन होटल्स को अब खोल दिया गया है। रज़ा अली हबीब साहब हमारे मौजूद हैं, डायरेक्टर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये जो टूरिज़म के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फ़लाँ होटल में, सिर्फ नारायण कागान का नहीं, कुछ गलियात के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी वहाँ होटल स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, ये किस हद तक दुरुस्त है? थैंक यू शिफात। पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर लूँ कि जो लास्ट 16 डेज से जब से टूरिज़्म ओपन है गलियात और नारायण साइड पे तकरीबन 6 लाख से अभी तक आ चुके हैं। और इन 6 लाख से जब आने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ की रश और यहाँ पे एक कंजेशन की सूरत हाल भी होती है। गवर्नमेंट के बड़े वाज़ेह SOPs थे जो कि होटल एसोसिएशन वालों को भी दिए गए थे, उनके साथ बाकायदा मीटिंग्स हुई थी और हम रैंडम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। ऐसी कोई होटल ऐसा नहीं है जिसको हमने बाकायदा तौर पर कम्प्लीटली शट डाउन किया हो। SOPs के तहत जिसमें भी कोई ऐसे केसेस आते हैं हम उसको 48 आवर्स के लिए बंद कर देते हैं और उसमें कम्प्लीटली डिसइंफेक्ट स्प्रे करने के बाद हम उसको दोबारा ओपन करते हैं और एक प्रॉपर SOPs के तहत। तो अभी तक गलियात में तकरीबन कोई 80 के करीब केसेस आए थे, पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें होटल एसोसिएशन ने हमारे साथ बहुत तावन किया। बल्कि इनफैक्ट जहाँ पर भी ऐसे पॉजिटिव केस आते हैं वो खुद एक सिस्टम में हमें इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद SOP के तहत 48 आवर्स के लिए उनको बंद किया जाता है। अच्छा रज़ा साहब, ये बताइएगा बड़ा मुश्किल होता है, मतलब अगर 6 लाख सयाह जो हैं वो आ जाएं एकदम से रोक कले गलियात का, तो उनको SOPs पर अमल दरामद कराना, ये तो बहुत मुश्किल टास्क है आप लोगों के लिए। बहुत मुश्किल है जी। मतलब आप समझ लें कि एक पूरा शहर आपके पास आके स्टे करता है, लेकिन चूंकि इनफ्लो के साथ साथ आउटफ्लो, अगर मैं आपको बताऊं कि जो राउंड अबाउट 30 to 40,000 लोग स्टे करते हैं, क्योंकि आना ज़्यादातर हमारे पास डे ट्रेवलर्स होते हैं जो कि फिर वापस चले जाते हैं। और यही वजह है कि हमारा सिंपल लोगों को एक मैसेज था कि नो मास्क नो टूरिज्म। हमने उस पर सख्ती भी की। हमने तकरीबन गलियात में अराउंड 256 टूरिस्ट को फाइन भी किया। पहले हमने 4 से 5 दिन कैंपेन चलाया, फ्री कैंपेन चलाया कि हम आपको फ्री मास्क प्रोवाइड करते हैं। और हम जो पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो हम आपको फाइन करेंगे। और फाइन के साथ साथ आपको जाते जाते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई मैसेज जो आप आने वाले टूरिस्ट को देना चाहें? देखिए, खूबसूरत इलाके हैं, जगहों को एंजॉय करें, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। बार बार हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करते हैं। अपने आप को महफूज रखना, दूसरों को महफूज रखना, ये मेरे ख्याल में समाजी और हमारा मजहबी फरीजा भी है। तो आपको महफूज रखें, दूसरों को महफूज रखें, ये हमारा समाज और मजहबी फरीजा है, कहना है डायरेक्टर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी रज़ा अली हबीब साहब का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने कहा खबर तो अच्छी नहीं है पर शक्ल तो अच्छी बना लीजिए, क्योंकि शफात बड़ी उम्मीदें थी कि हम जो जाके खेल रहे हैं बॉयज़ हमारे रेडी, कमाल लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उन्हीं की सरजमीन पे उनको वाइट वॉश करेंगे। पर शफात, बारिश ने भी कुछ हमारा साथ नहीं दिया और कुछ हमारे बल्लेबाजों ने भी हमारे से चंगी नहीं की थी। वैसे कुछ एंडरसन और ब्रॉड ने भी चंगी नहीं की जी हमारे साथ। बहुत मतलब तूफानी बॉलिंग है, बहुत तूफानी बॉलिंग है। और अजहर अली ने कैप्टन नॉक खेला, 141 नॉट आउट। साथ में उनका रिजवान ने जो है ना उनका साथ निभाया और उन्होंने बॉलर्स का कुछ हद तक मुकाबला किया, लेकिन बाकी कोई स्टार बैट्समैन इंक्लूडिंग फवाद आलम नहीं चल सका। इस हवाले से बात करने के लिए हम साथ मौजूद हैं हमारे आपके जाने माने हर दिल अजीज तनवीर अहमद उर्फ तनु भाई। तो तनवीर भाई, आपकी तरफ चलते हैं, ज़रा मुझे बताइएगा
कल के मैच में कौन जिम्मेदार है? कंडीशंस, एंडरसन की तबाहकुन बॉलिंग या सिलेक्शन? देखिए, जिस तरह आप दोनों ने एक वर्ड यूज किया ना, चंगी नहीं की थी, तो मैं भी फिर बोलांगा चंगी नहीं की थी, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कम से कम इस मैच में तो कुछ हमारे बैट्समैन जो अच्छा कर लेते, क्योंकि ये बैटिंग पिच थी, ऐसा नहीं था कि ये बॉलिंग पिच थी। लेकिन हमें प्रॉब्लम हुई नए बॉल पे हम हमारे सारे प्लेयर आउट हो गए। लेकिन ये अच्छी बात है कि सीरीज खत्म होने से पहले चलो किसी ने सेंचुरी की, अजहर अली के पीछे लोग लगे हुए थे, उसने 100 किए, रिजवान ने जो लास्ट टेस्ट मैच में भी रन्स किए, अभी भी 50 किए। तो एक हमारे पास बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन भी नजर आ रहा है, सरफराज ऑलरेडी है हमारे पास। तो कंपटीशन जो है कीपर्स में वो बड़ा अच्छा हमें नजर आया। तो कहीं ना वैसे अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। इंडिविजुअली अगर देखें तो आई थिंक अजहर अली थोड़ा सा रिलैक्स हुए, यूनुस खान बड़े खुश थे कल जब उसने 100 की है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ के कुछ लोग भी थोड़े से रिलैक्स हुए होंगे। अच्छा तनवीर साहब, ये बताएगा कि हमारे वैसे टेल एंडर्स के साथ मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? एक टाइम था कि जो हमारे बेस्ट जिस फास्ट बॉलर थे, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वो उमर हो, चाहे वसीम अख्तर हो, वो भी अच्छे रन जोड़ लेते थे। लेकिन अब तो समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा कैसे काम। देखिए, आजकल की क्रिकेट के अंदर जो टेल एंडर्स हैं, जो बॉलर्स होते हैं, उनको बैटिंग करना बहुत जरूरी आना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, इतने ज्यादा रन्स बनाने होते हैं, तो नीचे के बॉलर्स को कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। आप बैटिंग की बात कर रही है, मैं तो बात करूंगा बॉलिंग की। बॉलिंग भी वैसे नहीं कर पा रहे जैसे उनको करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है। दूसरों की तरफ देखें, जेम्स एंडरसन और ब्रॉड को देखें, वो कितने एक्सपीरियंस है। इनएक्सपीरियंस होने की वजह से भी शायद हम इंग्लैंड से हमने बहुत ज्यादा रन्स बनवा लिए, क्योंकि जब फ्लैट पिच होती है वहां पता चलता है कि आपके बॉलर्स में कितना एक्सपीरियंस है। कुछ एक्सपीरियंस मुझे नजर नहीं आया। अब जाहिर बात है वकार भाई कुछ ना कुछ तो बता रहे होंगे, लेकिन अब उनको अप्लाई करना तो प्लेयर्स का काम है, वो नहीं कर पा रहे, तो इसमें आप देख लें हमें नुकसान। तनवीर भाई, पहले ना हमारे जब इंग्लैंड के टूर आते थे तो एबटाबाद में कैंप लगता था, फिर मीरपुर का ग्राउंड मौजूद है, वहाँ पे भी ऐसी कंडीशंस हैं कि आप इंग्लैंड की कंडीशंस रिहर्स कर सकते हैं। ऐसे कैंप अभी हमने बहुत अरसा हो गया, मैंने सुने नहीं है कि हम किसी टूर पे जा रहे हो जहाँ हमें कंडीशन थोड़ी सी डैम्प मिलनी हो तो हम उसके हिसाब से तैयारी करें। ये कोई रीज़न हो सकती है हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके क्लाइमेटाइज ना होने की वजह? देखिए, कैंप की अब बात करें तो अभी इंग्लैंड भी जल्दी गए हैं, बहुत अरसा पहले, 2-3 हफ्ते पहले गए हैं वहाँ पे इंग्लैंड भी, वहाँ जाके उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की है। लेकिन खैर मैच प्रैक्टिस और होती है, जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं और होते हैं। लेकिन अब काफी अब क्रिकेट खेल ली पाकिस्तान ने, अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, क्योंकि किसी भी टीम में चेंजिंग्स नहीं हुई पाकिस्तान की ना। एक आध चेंज हुआ है, शादाब बाहर हुआ था, फवाद आया, बाकी वही टीम है, वही तीनों टेस्ट मैचेस में वही प्लेयर खेले, तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। हमारी गलतियां हैं, हम गलतियों से कब सीखेंगे ये पता नहीं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम रोज ही इतने ना उम्मीद ना हो। अल्लाह करे आपकी जिंदगी में, अल्लाह करे इसी साल में हो जाए। अच्छा सोचे। बहुत शुक्रिया जी तनवीर अहमद हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा शबाब और नाउमीद नजर आ रहे, जो कहते हैं मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हो सकता। ये मेरे ख्याल से सिर्फ उस वजह से वो इतने नाउमीद हैं क्योंकि आपने आज देखो शो में क्या बोला उनके बारे में। यार ये वैसे वाकई मैं तनवीर साहब अपने अल्फाज पे शर्मिंदा होना चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा, मसला ही है। तो खैर एनीवे जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी न किसी तरह से अगर 150 रन की लीड ले ले, मैच बन सकता है। अगर ले ले तो कुछ करके दिखा दो, तानू अल्लाह दा वास्ते। हाँ, आप सब मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।